अध्याय 1141 2 वर्ष 5। पहली सरणी को स्थापित करने में 12 घंटे लगे, लेकिन दूसरी को केवल 8 घंटे लगे। डेमियन को विश्वास था कि कुछ बार ऐसा करने के बाद वह समय को कुछ सेकंड तक कम कर सकता है, लेकिन पहले कुछ करना होगा। वुम इस संसार में जीवन के लिए चक्कर लगाने वाली एक श्रृंखला को हेलिस कहा जाता है। यह छोटा था और बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यह लक्ज़ूरियन के सबसे करीब था। चमक। एक आदमी कठोर जमीन पर आया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? लूसील ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना आश्चर्य व्यक्त किया। वह इस तंत्र की क्षमताओं का परीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे और अपनी शक्ति से वह बहुत कुछ समझ सकते थे। वर्तमान में मौजूद तकनीक के साथ लक्ज़ेरियन से हेलिस तक छलांग लगाने में केवल कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन लूसील के लिए अंतर बताना आसान था, क्योंकि यह कुछ सेकंड भी नहीं था। वह एक पल से भी कम समय में यहां पहुंच गया। सरणी के कार्यों को समझने का एकमात्र कारण यह था कि इसे सक्रिय करने से पहले उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया और केंद्रित किया था। उसे गुजरने में स्थानिक सुरंग का बमुश्किल एहसास हुआ, लेकिन वह बिल्कुल महसूस कर सकता था कि यह कितना स्थिर था। दूरी के कारण यह समय थोड़ा कमजोर था, लेकिन अभी के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है ना? डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बूढ़े व्यक्ति के साथ खड़ा था जो इस दुनिया का शासक था। उससे भी अधिक। अगर हम दूसरी चीज को शामिल करें तो यह बिल्कुल स्वर्ग विरोधी है, लूसील ने आश्चर्य से उत्तर दिया। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है। असहमति की आवाजों को बंद करने के लिए बार बार सफलता जरूरी है और हार स्वीकार करने के लिए उनसे दूरी जरूरी है। उसने जारी रखा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। चूंकि आपने अपनी क्षमता साबित कर दी है, इसलिए दूसरों पर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इच्छानुसार काम करें और मैं बाकी सब चीजों का ध्यान रखूंगा। डेमियन ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। मैं और अधिक नहीं मांग सकता। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उनकी साझा टेलीपोर्टेशन एरे बनाने की कोई योजना नहीं है। वह कुछ ऐसा बनाने जा रहा था जिससे उसके आलोचक आश्चर्यचकित हो जाएं और उसके दुश्मन भ्रमित हो जाएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर। जब लूसील ने कहा कि वह बाकी सभी चीजों का ध्यान रखेगा, तो उसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने मिशन का समर्थन करने के लिए उन धर्मी ताकतों को इकट्ठा करेगा। उसका मतलब था कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि डेमियन के रास्ते में कोई भी बाधा न आए। चाहे वह अपने लोगों और मानव डोमेन की रक्षा करना हो, व्यक्तिगत विकास के लिए संसाधन प्रदान करना हो या आंतरिक खतरों को दबाना हो, लूसील ऐसा करने को तैयार था अगर इसका मतलब था कि डेमियन इस प्रणाली को ठीक से लागू कर सकता है। पहले उन्होंने इसे कम आंका था। उसने सोचा कि डेमियन बड़े दावे कर रहा है जिसे वह अपनी उम्र के कारण साबित नहीं कर सकता। सौभाग्य से उनके लिए यह युवा प्रतिभा ऐसी व्यक्ति नहीं थी। उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा ही नहीं किया, बल्कि उससे कहीं अधिक किया। लूसील के साथ डेमियन की बातचीत अगले 2 वर्षों में अर्धबार बार हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए यह उनके अलग होने का समय था। लूसील को स्वर्ग की सेना के बैकलाइन डिवीजनों को नियंत्रित करना था, जबकि डेमियन के पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं था। हेलिस के बुजुर्ग से धन्यवाद प्राप्त करने के बाद डेमियन फिर से चला गया। वह उस स्टारशिप में प्रवेश कर गया जिसका उपयोग वह और लड़कियां कर रहे थे और इसे अपने मन से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इसे अंतरिक्ष के माध्यम से टेलीपोर्ट किया। उसे काम करना था, इसलिए उसके पास इतना समय नहीं था कि वह उनके साथ बिता सके, लेकिन उन्होंने उन पलों को संजोकर रखा जो उनके पास थे।
दुनिया के बीच यात्रा करने में डेमियन की तुलना में कम समय लगा जब वह मानव डोमेन को बांध रहा था, और जैसे जैसे समय बीतता गया, जिस गति से उसने सरणी बनाई वह असंभव हो गई। तीसरे को 6 घंटे लगे, चौथे को 2 घंटे लगे, पांचवें को आधा घंटा लगा, और जब वह छठे स्थान पर पहुंचा तो वह केवल 10 मिनट में एक सरणी पूरी कर सका। डेमियन ने निश्चित रूप से यह अनुमान नहीं लगाया कि उसे कितनी दुनिया की यात्रा करनी होगी, लेकिन इससे उसके मिशन में कोई समस्या नहीं आई। केवल उनके निजी जीवन को कष्ट हुआ। फिर भी वह रुक नहीं सका, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए। उन्होंने जिस भी दुनिया का दौरा किया वह अलग थी। वे अपने अपने तरीके से विकसित हुए और शायद उनकी सभ्यताओं में उनके स्वभाव के कारण समानताएं थीं, लेकिन उन सभी का अपना अपना रंग था जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। और इनमें से प्रत्येक दुनिया में सैकड़ों लाखों या यहाँ तक कि कई दसियों अरबों नागरिक रहते थे। डेमियन उनकी भावनाओं से लगभग अभिभूत था। हिलिस की तरह ही हर बार उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे सम्मानित व्यक्ति से हुई और कुछ मामलों में वह उनके लिए तैयार किए गए महान उत्सवों के बीच पहुंचे। इन सभी अनगिनत अस्तित्वों ने उन्हें अपने दिलों में अनुकूल रूप से धारण किया। वह वही था जिसने उन्हें जीवित रहने का मार्ग प्रदान किया। वह एक हीरो थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर। यह सिर्फ जीवित प्राणी नहीं थे जो इस तरह महसूस करते थे। वास्तव में बहुत सी दुनियाएं सक्रिय रूप से बंधने की इच्छा के साथ उनके पास आईं। कमजोर लोगों ने उसे निराशाजनक भावनाओं के उतार चढ़ाव भेजे, जबकि मजबूत लोगों ने व्यावहारिक रूप से उसकी प्रशंसा की। दुनिया भर के लोगों से आना अजीब है क्योंकि उन्हें भावनाहीन माना जाता है, लेकिन मैं लोगों से इसकी आदत नहीं डाल सकता। डेमियन चला गया और चला गया और चला गया। समय तेजी से बीतता गया और 3 महीने बीतते बीतते डेमियन ने खुद को हेफेस्टस के लिए दैवीय क्षेत्र को छोड़ते हुए पाया। मुझे उनकी कृतज्ञता महसूस करने के बाद हर दुनिया का दौरा न करने में बुरा लगता है, लेकिन मैं इसे केवल इसी तरह से कर सकता हूँ। नहीं तो मैं 2 साल में पूरा नहीं कर पाऊंगा। रणनीति सरल थी। डेमियन ने प्रत्येक क्लस्टर के भीतर सबसे बड़ी दुनिया को चुना और वहां एक सरणी स्थापित की। उन्होंने ताकत पर विचार नहीं किया क्योंकि सरणियों के पास अपने स्वयं के सुरक्षा तंत्र थे। उन्होंने आकार पर विचार किया क्योंकि जब आम लोगों के पलायन का समय आएगा तो भीड़ भाड़ और अराजकता एक बहुत बड़ी समस्या होगी। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 30,000 दुनियाओं का दौरा किया और उनमें से 18,000 को बंद कर दिया। यदि उसके मन में कोई झिझक थी तो यह तथ्य था कि उसके पास अपनी महिलाओं के साथ बिताने के लिए अधिकतम कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन यह स्थिति का परिणाम था और उसकी मदद नहीं की जा सकती थी। कम से कम हमें कुछ अधिक आकर्षक दुनियाओं का भ्रमण करने का मौका मिला। एज्योर रेन स्टार जितना मुझे याद है उससे कहीं अधिक सुंदर है। डेमियन ने सीकिंग लोटस पैलेस में जियो मेई से मुलाकात की और उनके सेलो सेलेस्टियल लियोना को भी देखा। उन्होंने लड़कियों से उनका परिचय कराया और दुनिया भर के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए उनकी मदद स्वीकार की। यह शानदार था कि एक ही दुनिया का वातावरण कितना सुंदर हो सकता है, वहां मौजूद दृश्य और घटनाएं कितनी जादुई थीं। ऐसे ब्रह्मांड में जहां एक ही दुनिया धूल के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं थी, यह कैसे हो सकता है कि धूल का हर कण इतना अद्भुत था। इसने वास्तव में छोटी चीजों के मूल्य की सराहना की, जिनका बड़ी तस्वीर द्वारा अवमूल्यन किया गया था। दिव्य क्षेत्र अब पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हिलिस से लक्ज़ूरियन तक पहुंचने में लगने वाला समय मूलतः डॉन वर्ल्ड से उसी गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय के समान ही है। कठिन हिस्सा यहीं से आता है। सेक्टर को अपने साथ जोड़ना केवल एक मनोरंजक लाभ माना जा सकता है।
एक बार जब उन्होंने सेक्टरों को एक दूसरे से जोड़ दिया तो न केवल लाभ हुआ बल्कि समस्याएं भी खड़ी हो गईं। ठीक है, लूसील ने कहा कि वह इसका ध्यान रखेगा। आइए उस पर भरोसा करें और देखें कि वह कितना उपयोगी हो सकता है। डेमियन का यह पहली बार हेफेस्टस का दौरा था, इसलिए वह थोड़ा उत्साहित था। जैसे ही वे सेक्टर के उग्र माहौल में पहुंचे, उनकी आंखें अदृश्य रूप से चमक उठीं। मुख्य लक्ष्य ही मुख्य लक्ष्य है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे स्वर्ग की सेना का दौरा करना है। जिन महान सेनापतियों ने आकाश में अपनी सीटों से इसका नेतृत्व किया, वह उनसे मिलना चाहता था। उन्हें यह निर्णय करने की आवश्यकता थी कि क्या वे अपना पद संभालने के योग्य हैं। अध्याय 1142 2 वर्ष 6। हेफेस्टस को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े रहने में 3 महीने और बीत गए। जैसा कि बौने जाति के क्षेत्र से अपेक्षित था, हेफेस्टस का वातावरण उग्र था। चूंकि लोग स्वाभाविक रूप से सभी पहलुओं में शिल्प कौशल में कुशल थे, गर्मी एक ऐसी चीज थी जिसके वे आदी और आकर्षित दोनों थे। बौनों की बड़ी आबादी वाले डोमेन को देखना दिलचस्प था। बाकी सेक्टरों के विपरीत यह एक विशाल कार्यशाला की तरह था। हर दुनिया कारीगरों से भरी हुई थी जो अपनी कला को बेहतर बनाने में व्यस्त थे, और हर दुनिया ऐसे चल रही थी जैसे कि दुनिया कल खत्म हो जाएगी। डेमियन को यहाँ जो अभिवादन मिला वह बाकियों जितना भव्य नहीं था। ठीक इसी माहौल के कारण कई लोगों ने उनके प्रति नियमित नागरिकों के समान सम्मान नहीं दिखाया। आखिरकार बौने अन्य सभी चीजों से अधिक कौशल का सम्मान करते हैं। डेमियन एक लड़ाकू था। यही उनकी प्रतिभा थी और यही उनका जुनून था। जब द्वितीयक व्यवसायों की बात आई तो उनके पास बिल्कुल भी अधिक अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि गठन कला के बारे में उनका ज्ञान भी सतही था, जो उनके लिए केवल उन तंत्रों को डिजाइन करने के लिए पर्याप्त था जो मुख्य रूप से उनकी कानून समझ पर निर्भर थे। इसलिए बौने उसे एक गुजरते हुए आगंतुक के रूप में देखते थे, जो स्वर्ग की सेना के एक दूत के बराबर था। फिर भी वे असभ्य नहीं थे। उन्होंने डेमियन के उद्देश्य को समझा और उसके दृढ़ संकल्प और वफादारी का सम्मान किया, अगर कुछ और नहीं। और डेमियन को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। उन्हें न तो बिना शर्त सम्मान की उम्मीद थी और न ही उन्होंने इसकी इच्छा की थी। यदि बौने, जो पहले से ही इस तरह की प्रतिष्ठा रखते थे, उनके साथ असामान्य रूप से सकारात्मक व्यवहार करते तो उन्हें केवल संदेह होता। साथ ही उनकी उदासीनता ने उनका जीवन आसान बना दिया। डेमियन और लड़कियों ने चारों ओर यात्रा की, अलग अलग दुनियाओं का दौरा किया और बिल्कुल भी परेशान हुए बिना अलग अलग दृश्य देखे। यदि ईश्वरीय क्षेत्र ने उन्हें प्रकृति की सुंदरता दिखाई, तो हेफेस्टस ने उन्हें प्रयास की सुंदरता दिखाई। प्रत्येक शिल्पकार की अपनी अनूठी शैली थी, जिसे वर्षों के प्रयास से विकसित किया गया था। फिर भी उनके द्वारा बनाई गई प्रत्येक तलवार बाकियों से उत्कृष्ट रूप से अप्रभेद्य थी। विशिष्टता की कमी कौशल की कमी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत है। स्वर्ग की सेना को बड़ी संख्या में सैनिकों के लिए हथियारों की आवश्यकता थी, न कि कुलीनों के लिए अद्वितीय हथियारों की। यदि कोई तलवार बाकियों से थोड़ी भी खराब होती तो इसका मतलब एक सैनिक की मृत्यु हो सकती थी। जब इस पैमाने को इस युद्ध की तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, तो मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी। यह तथ्य कि उन सैनिकों के लिए बनाई गई प्रत्येक तलवार बिल्कुल एक जैसी थी, अन्य सभी से ऊपर कौशल का एक प्रमाण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर। हालांकि ऐसा नहीं था कि वहां अद्वितीय लोहार या कारीगर नहीं थे। बस इन लोगों के अलग अलग कर्तव्य थे।
उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादित हथियार बनाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था। अन्य 50,000 दुनियाओं ने खुद को टेलीपोर्टेशन सरणियों से सुसज्जित पाया और उनमें से 35,000 डेमियन की पकड़ में आ गए। लुसिएल ने पहले ही चाबियां वितरित कर दी हैं, लेकिन इन सरणियों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि वह तमाशा बनाना चाहता था। ब्रह्मांड को मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता थी और यह उत्तम अवसर था। एक बार जब डेमियन ने हेफेस्टस की अंतिम श्रृंखला रखी तो एक भव्य आयोजन हुआ। हाँ, यह मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा आकर्षक है, लेकिन यह वैसा ही है। आखिरी पड़ाव भी सबसे महत्वपूर्ण था। यदि लुसील की यह योजना न होती तो यह पहली योजना होती। यह स्वर्ग की सेना के मुख्य मुख्यालय का दौरा करने का समय था। सेक्टर के नाम के अनुरूप ही दुनिया को वल्कन कहा जाता था और यह यहाँ मौजूद सबसे बड़ी दुनिया थी। 1 अरब वर्ग किलोमीटर में फैली इस दुनिया में लगभग 1 ट्रिलियन अस्तित्व में हैं। उनमें से सभी योद्धा या तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। वल्कन को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से अधिकांश का उपयोग विभिन्न सैनिकों को प्रशिक्षित करने और रहने के लिए किया जाता था, लेकिन दुनिया का मुख्य क्षेत्र स्वर्ग की सेना का सच्चा मुख्यालय था। क्या यह कोई सुविधा थी या किला? डेमियन वास्तव में नहीं बता सका। डिजाइन मध्यकालीन और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण था, जबकि इसका लेआउट इतना भ्रमित करने वाला था कि डेमियन इसे जो होना चाहिए था उसका सिर या पूंछ नहीं बना सका। लेकिन किसी कारण से ऐसा लगता है कि अगर इसे अलग तरीके से बनाया गया तो यह गलत होगा। बौने विशेषज्ञता के बारे में वास्तव में कुछ खास है। एक स्टारशिप मुख्यालय के एक हिस्से में उतरा जो एक लैंडिंग स्ट्रिप के समान बनाया गया था। डेमियन और लड़कियां जहाज से उतरे और तुरंत एक स्वागत करने वाली पार्टी ने उनका स्वागत किया। सैनिकों की 2 पंक्तियां एक दूसरे के सामने पंक्तियों में खड़ी हो गईं और उनके चलने के लिए एक रास्ता बनाया गया। उनके सिर पर 3 लोग थे, 2 पुरुष और 1 महिला। डेमियन ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आप अवश्य ही महान महान कमांडर होंगे। आपसे परिचित होना खुशी की बात है। जैसा कि हमारे साथ, आपके साथ, एक आदमी ने उसी तरह जवाब दिया। जेरार्ड राइट, अनास्तासिया नाइट और पेरोस अल्कारा, जिन्हें अन्यथा हेवनली स्वॉर्ड, डार्क क्वीन और गॉड्स आई के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ब्रह्मांड के शीर्ष के निकट बिना किसी चुनौती के खड़े हैं। डेमियन ने उनसे बातचीत करते हुए सोचा। स्वर्ग की सेना के महान कमांडर का पद हल्के में नहीं आया। तीनों में से प्रत्येक के पास ऐसी उपलब्धियां थीं जो उन्हें ब्रह्मांड की सबसे महान पवित्र भूमि के नेताओं के रूप में स्थान दिला सकती थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर। फिर भी उन्होंने बाकी सभी की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए स्वर्ग की सेना में रहना चुना। उनके बारे में कहानियां अपार सम्मान बटोरने के लिए काफी थीं, लेकिन उनसे मिलना कुछ और ही था। मैं उनसे किसी भी तरह की दुश्मनी महसूस नहीं कर सकता, न सिर्फ मेरे प्रति बल्कि सामान्य तौर पर। क्या किसी प्राणी के लिए घृणा से मुक्त होना संभव था? या शायद उन्होंने अपनी नफरत का हर कण दुश्मन पर केंद्रित कर दिया है? इस बिंदु पर जो कुछ भी हुआ था, डेमियन को स्वाभाविक रूप से किसी पर भी और हर किसी पर संदेह था। हालांकि जब उन्होंने तीनों के साथ बातचीत की, उनके व्यक्तित्वों को देखा और उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान किया, तो उनके बारे में उनकी राय काफी बढ़ गई, क्योंकि वे बिना किसी झिझक के पूरी तरह से पारदर्शी थे। उन्होंने डेमियन को स्वर्ग की सेना की वर्तमान स्थिति और युद्ध की प्रगति के बारे में बताया। उसके साथ सैनिकों के तेजी से सुधार के लिए अपने विचारों पर चर्चा की और बातचीत में उसे शामिल करते हुए रणनीति पर भी चर्चा की।
जिस बात ने उन्हें प्रभावित किया वह उनका समावेशी स्वभाव था। आमतौर पर ऐसी बात केवल दिखावे के लिए होती है, लेकिन इन तीनों ने वास्तव में डेमियन की राय को गंभीरता से लिया और उम्र या ताकत के कारण उसे बदनाम नहीं किया। उनकी बातचीत दुर्भाग्य से केवल कुछ 10 मिनट ही चली, लेकिन यह सभी पक्षों के लिए बेहद आंखें खोलने वाली थी। समूह ने इस दौरान सुविधा के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और अंततः एक खुले क्षेत्र में अपना रास्ता बनाया, जहां से दुनिया दिखाई देती थी। दूरी में इएन की अस्पष्ट छाया देखी जा सकती थी। अनास्तासिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम इस चर्चा को बाद में जारी रखेंगे? मेरा मानना है कि जल्द ही कई लोग यहां पहुंचेंगे। डेमियन ने सहमति में सिर हिलाया। मां, मैं भी आप तीनों वरिष्ठों से और अधिक ज्ञान सुनना चाहता हूं। आइए वर्तमान कार्य को यथासंभव कुशलता से पूरा करें और वापस काम पर लग जाएं। हाँ, हमारे साथ औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको उतना ही समझते हैं और आपका सम्मान करते हैं जितना आप हमारा करते हैं। मेरी राय में आप अपनी कीमत को बहुत कम आंक रहे हैं, जेराल्ड ने कहा। पेरोस ने भी अपना समर्थन जताया। समूह उस कम समय में किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक करीब आ गया, जो पहले से मौजूद सम्मान और बुनियादी मानवीय शालीनता का परिणाम था। फिर भी जैसा कि अनास्तासिया ने कहा, जल्द ही भीड़ जमा हो जाएगी। लूसी की योजना के अनुसार यह एक शो आयोजित करने का समय था, और यदि कोई शो आवश्यक है तो इसे यथासंभव यादगार बनाना बेहतर है। डेमियन को शांत रहना पसंद था, लेकिन वह कोई दृश्य बनाने के विरोध में नहीं था। उनके दैनिक जीवन में इस शौक को पूरा करने में बस एक ही समस्या थी। जब भी डेमियन कोई दृश्य बनाना चाहता था, यह कुछ ऐसा होगा जिसने इसे देखने वाले को भी आश्चर्यचकित कर दिया। अध्याय 1143 2 वर्ष 7। घटनाओं का क्रम बिल्कुल खास नहीं था। ब्रह्मांड को डेमियन क्या कर रहा था यह दिखाने के लिए लूसील टेलीपोर्टेशन एरे का उसकी कुल क्षमता तक उपयोग करना चाहता था। यह अकेले दैवीय क्षेत्र में संभव नहीं था क्योंकि दूरी इतनी दूर नहीं थी, लेकिन लक्ज़ूरियन और वल्कन को जोड़ने का एक बिल्कुल अलग अर्थ था। हेवंस आर्मी के कार्य के लिए इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में कई वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद अच्छी संचार क्षमता थी, लेकिन उनके लिए एक दूसरे के साथ सीधे हस्तक्षेप करना अभी भी असंभव था। डेमियन जो अंतिम सरणी बिछा रहा था उसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड की सैन्य तैनाती दक्षता बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। इसके लिए एक और लाइव फीड बनाई गई। हालांकि पिछली बार की तरह इसने हर एक दुनिया को प्रभावित नहीं किया, लेकिन यह काफी करीब था। इस भव्य अवसर को हर कोई समझेगा, इतना भी संदेह नहीं किया जा सकता था। वल्कन पर एक भीड़ पहुंची जिसमें कई देवता और सुप्रीम शामिल थे जो ब्रह्मांड के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। ग्रैंड असेंबली की अधिकांश महान ताकतों को समूह में शामिल किया गया था, साथ ही कई ऐसे भी थे जो वहां मौजूद नहीं थे। डेमियन अपने से कई किलोमीटर दूर भीड़ के साथ चुने हुए पोर्टल स्थान पर खड़ा था। उसने अपनी आकृति के प्रक्षेपण को देखने के लिए ऊपर देखा, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी, और मुस्कुराया। तो फिर चलो शुरू करें। आशा का संदेश, शक्ति का संदेश, एकता का संदेश। लूसील और डेमियन यही भेजना चाहते थे। मन वातावरण में प्रवाहित हो गया। इसने नीले, हरे, बैंगनी और लाल रंग के बीच आसानी से रंग बदल दिए, जैसे कि एक प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदी डेमियन के चारों ओर बह रही हो और सरणी की परिधि बना रही हो। बहुरंगी मन फिर जमीन में धंस गया, जिससे पृथ्वी स्वयं अनेक जीवंत रोशनी से जगमगा उठी। जटिल सरणी पैटर्न एक प्राकृतिक घटना की तरह बना, और इसके रूप की बढ़ती जटिलता के साथ इसका प्रदर्शन और अधिक सुंदर हो गया।
डेमियन ने इस बार किसी भी अन्य चीज की तुलना में सुंदरता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। यदि वह चाहता तो अधिकतम 10 सेकंड में चुपचाप फॉर्मेशन पूरा कर सकता था। हालांकि उन्होंने इस प्रदर्शन को जमीन पर प्रवाहित होने दिया और नाचने दिया। ऐसी आत्माएं बनाई जो हवा में उड़ गईं और आम लोगों की आंखों में कल्पना की एक तस्वीर बनाई। अस्तित्व की सुंदरता, यह तथ्य कि ग्रैंड हेवंस बाउंड्री ऐसी सुंदरता पैदा करने में सक्षम थी। डेमियन के शो ने लोगों को याद दिलाया कि वे अपनी दुनिया से इतना प्यार क्यों करते हैं। इसने उन्हें मित्रों और परिवार, उनकी दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता और उनके समाज की महानता की याद दिलाई। और 5 मिनट बाद जब वह समाप्त हुआ, चमक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर। 5 लाख सैनिक व्यू मंच पर प्रकट हुए। उनकी युद्ध आभा शक्तिशाली बल्कि ज्वारीय लहर में समाहित हो गई। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के निवासियों के दृढ़ संकल्प और भावना को दिखाया। डेमियन ने फिर से प्रोजेक्शन स्क्रीन पर नजर डाली। जैसा कि अपेक्षित था, यह लक्जेरियन और वल्कन का दोहरा दृष्टिकोण था। इसमें दूसरा दिखाया गया जब सैनिक चले गए, और यह दिखाया गया कि कैसे वे एक पूरी तरह से अलग सेक्टर में अनगिनत किलोमीटर दूर पहुंचे। उपस्थित विशेषज्ञों में भी आश्चर्य के भाव थे, तो आम लोगों की प्रतिक्रिया की कल्पना की जा सकती थी। हम नहीं लड़खड़ाएंगे, हम मोड़ेंगे नहीं। भले ही इस प्रक्रिया में हम सभी मर जाएं, दुश्मन हमारी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाएगा। ये भावनाएं सभी के दिलों में धड़कती हैं। जोश से भरी गर्जनाओं और जयकारों ने ब्रह्मांड को इस हद तक भर दिया कि अंतरिक्ष का आकाश थोड़ा सा हिल गया। इस भव्य अवसर के लिए लूसील के पास अभी भी और योजनाएं थीं, लेकिन डेमियन का काम यहीं समाप्त हो गया। जबकि अन्य लोग जश्न मना रहे थे, वह बीस्ट डोमेन में लौट आएगा। 1.5 साल बचे होने पर डेमियन को अंतिम 4 सेक्टरों को पूरा करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ना पड़ा। जश्न जैसी चीजें उसके खत्म होने तक इंतजार कर सकती थीं। तथाकथित प्रेरणा निर्माण कार्यक्रम वैसा ही हुआ जैसा लूसील को उम्मीद थी। संपूर्ण ब्रह्मांड की भावना जागृत हो गई और अपने घरों के लिए लड़ने के लिए स्वर्ग की सेना में शामिल होने का इरादा दिखाने वाले लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। उन्हें तोप का चारा कहना क्रूर था, लेकिन वर्तमान स्थिति में उनके लिए कोई अन्य रोजगार नहीं था। अग्रिम मोर्चे पर जाने वाला प्रत्येक पैदल सैनिक कम से कम 20 या 30 शत्रुओं के मारे जाने की गारंटी दे सकता था। उनमें से जितने अधिक लोग होंगे, उनकी मुख्य सेनाओं के आने से पहले नॉक्स को उतने ही अधिक समय तक रोका जा सकता था। वर्तमान में ईएन की सीमाओं पर हमला करने वाले लेजर नॉक्स और एबोमिनेशन थे। जिनके पास बुद्धि थी, उन्होंने बमुश्किल ही अपना परिचय दिया। यदि यह क्षरण का युद्ध होता, तो नॉक्स निश्चित रूप से जीतता। तो ऐसी लड़ाई नहीं हो सकती। लक्ज़ूरियन में लॉजिस्टिक्स डिवीजनों का मुख्य लक्ष्य नॉक्स पर हमला करने और उन्हें घातक झटका देने का एक तरीका खोजना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर। लेकिन इसमें समय लगा और इसे खरीदने में भी समय लगा। सैनिकों और योद्धाओं के लिए दिन कष्टदायी लंबे थे। चाहे प्रशिक्षण हो या युद्ध, तनावपूर्ण माहौल कभी खत्म नहीं होता। हालांकि डेमियन को अब मुश्किल से ही कुछ दिन महसूस हुए। दिन और सप्ताह, सप्ताह और महीने, वे सभी एक जैसे थे। उन्होंने अपनी गति बरकरार रखी और बीस्ट डोमेन और सोल वर्ल्ड को आधे साल में पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद इसमें और समय लग गया। वह विशाल डोमेन या इन्फर्नल दायरे को नहीं जानता था। उसने विशाल डोमेन को बमुश्किल ही देखा था और इन्फर्नल क्षेत्र उसके लिए केवल एक गुजरने वाला बिंदु था।
इसलिए यह पता लगाना अधिक कठिन था कि सरणी प्रणाली को ठीक से कैसे तारित किया जाए और किन दुनियाओं को सिस्टम के केंद्रीय बिंदु के रूप में स्थापित किया जाए। फिर भी डेमियन के लिए अब समय कोई चिंता का विषय नहीं था, इस सरणी को बनाने की विधि को सिद्ध करने के बाद नहीं। अगले 9 महीनों में उन्होंने वह कार्य पूरा कर लिया जिसे उन्होंने करने का निश्चय किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड टेलीपोर्टेशन सरणियों के एक जटिल लेकिन उपयोग में आसान वेब के माध्यम से जुड़ा हुआ था जो लोगों को लगभग तुरंत उनके गंतव्य तक पहुंचा सकता था। उनके सहयोगियों ने जश्न मनाया जबकि उनके दुश्मनों ने अपने नाखून चबाए। स्वर्ग की सेना की दक्षता वास्तव में तेजी से बढ़ी और 3 महान कमांडरों ने व्यक्तिगत रूप से डेमियन को धन्यवाद देने के लिए दौरा भी किया। बेशक वे भी पिछली बार से बातचीत जारी रखना चाहते थे। कार्य पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करने के कारण डेमियन बहुत जल्दी चला गया, लेकिन अब जब वह आराम करने में सक्षम था तो उसने खुशी खुशी उन्हें शामिल कर लिया। इस बार उन्होंने युद्ध के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त की, विशेष रूप से सैनिकों के वितरण और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। कोई रिटर्न पास भी नहीं बताया गया। वहां तैनात सभी बलों को मृत मान लिया गया और वे तब तक वहीं रहेंगे जब तक कि वे एक दिन नॉक्स लहर का अंत नहीं देख लेते और घर नहीं आ जाते। सौभाग्य से वहां के सैनिकों को शक्तिशाली होना था। डेमियन को अच्छी मात्रा में मदद मिलेगी जो एक बड़ी राहत थी। उसे उस स्थान पर प्रवेश करने में 3 महीने से भी कम समय बचा था। डेमियन को देखने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं थी, लेकिन महान कमांडरों के दौरे के बाद वह ब्रह्मांड से गायब हो गया। वह हर उस व्यक्ति का अभिवादन करना पसंद करता था जो उससे मिलना चाहता था, लेकिन वह उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था जो महत्वपूर्ण था। 3 महीने तक डेमियन ने अभयारण्य नहीं छोड़ा। वह हर दिन अपनी पत्नियों जुए, लिली, मेई और कुछ अन्य लोगों के साथ बिताता था। ज़ारा भी समय समय पर उस चाबी के माध्यम से आती थी जो डेमियन ने उसे जाने से पहले दी थी। जो लोग उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे, जिनमें लॉन्ग चेन जैसे भाई भी शामिल थे जो डेथ एम्परर स्टार पर प्रशिक्षण में व्यस्त थे और ब्रह्मांड के मामलों के बारे में बमुश्किल ही जानते थे, वे अलविदा कहने के लिए एक के बाद एक अभयारण्य में प्रवेश करते थे। और इस तरह समय बीतता गया। इस भयानक द्वंद्व को 2 साल बीत गए। अध्याय 1144 अंधकार 1 प्रस्थान। दुख, लालसा और अकेलेपन से भरा समय, एक ऐसा समय जब सभी अच्छी चीजें समाप्त हो जाती हैं। एक नई यात्रा पर निकलने का समय, जीवन का एक नया हिस्सा जिसे किसी ने अभी तक अनुभव नहीं किया है। ज्यादातर लोगों के लिए यह कड़वा मीठा अनुभव देने वाला होता है, लेकिन इस बार इसमें कुछ भी मीठा नहीं था। हकीकत की सच्चाई पर सिर्फ कड़वाहट। डेमियन जानता था कि उसे उन लोगों से हमेशा के लिए अलग नहीं होना पड़ेगा जिनसे वह प्यार करता था। वह समझ गया कि यह अस्थायी अलगाव बेहतर पुनर्मिलन के लिए था, लेकिन वह इसकी मदद नहीं कर सका। वह उनसे अलग नहीं होना चाहता था। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उन्हें कुछ साल एक साथ बिताने का मौका मिला। न केवल उनकी पत्नियों द्वारा बल्कि उनके परिवार और दोस्तों द्वारा भी प्रदान की गई गर्मजोशी और आराम मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। इस लत को पूरा करने का विकल्प वह नहीं चुन सकता था। मन की शपथ के साथ वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था। रोज, रूयू और एलेना ने अपने अलगाव को एक अच्छी याददाश्त बनाए रखने की पूरी कोशिश की। वे न तो रोए न ही उन्होंने कोई नकारात्मक बात कही। उन्होंने बस अपने पति को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं और यह सुनिश्चित किया कि जब वह वापस आएं तो वे उनकी प्रतीक्षा कर रही सुरक्षा को समझें। बाकियों के लिए यह कहना कठिन था कि हर कोई इतना विचारशील था। उसके जितने मजबूत और पुराने परिचित थे,
उन्होंने शांति बनाए रखी और उसे गर्व के साथ विदाई दी, जबकि एटिकस और बाकी युवा पीढ़ी के लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कम सक्षम थे। फिर भी विदाई हुई। डेमियन अपने लोगों की भीड़ के सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। फिर अगली बार तक उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी आंखों में ऐसी तेज ज्वाला जल रही थी जो बुझने वाली नहीं थी। हमें अपडेट रखना न भूलें। जब आप फ्री हों तो कॉल करें। ठीक रहें, सुरक्षित रहो। यदि तुम मर गए तो मैं तुम्हें फिर से मारने के लिए पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रतिक्रियाएं कई और काफी विविध थीं। आयरिस की आखिरी प्रतिक्रिया सबसे अजीब थी, लेकिन अंत में यह एक दिल छू लेने वाला दृश्य था। यह आखिरी डेमियन था जिसे ब्रह्मांड में भी देखा गया था। जैसे ही समय आया, ब्रह्मांड से नीला ब्रह्मांडीय मन उसके शरीर के चारों ओर उग आया, जिससे वह अमूर्त हो गया। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया, उसे नो रिटर्न पास में ले जाया जाएगा और बाकियों को ब्रह्मांड के भीतर युद्ध के बारे में गंभीर होना होगा। अब किसी के पास आराम करने का समय नहीं था। डेमियन के लिए यह विदाई समारोह सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब उनका शांत और दबंग चेहरा फीका पड़ गया तो इलाके का माहौल बदल गया। गंभीरता। शायद लंबे समय तक उन्हें कुछ और महसूस नहीं होगा। ठंड आंखें। समझ से परे उदासीनता, समस्त अस्तित्व के प्रति घोर उपेक्षा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर। डेमियन की बेपरवाह उपस्थिति, उसकी आंखों में जलती हुई लपटें, जब वह अपने अंतिम गंतव्य पर फिर से प्रकट हुआ तो खत्म हो गया। उसकी आंखें किसी राक्षस की सी हो गईं। इतने समय तक इसे छुपाना कठिन था। वह क्रोधित था। वह अविश्वसनीय रूप से क्रोधित था। वह नकारात्मक भावनाओं से इतना भर गया था कि वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन वह किसी और को यह देखने नहीं दे सकता था। अगर उन्होंने इसे देखा तो उसके लिए उनकी चिंता एक समस्या बन जाएगी। वह उन्हें अपने मामलों में घसीटने की अनुमति नहीं दे सकता था। लेकिन अब वह अकेला था। वह अंधकार के विशाल विस्तार में अकेला था। दूरी में प्रत्येक दिशा में लगभग 50,000 किलोमीटर की दूरी पर वह ऊंची दीवारों की अस्पष्ट धूसर रूपरेखा देख सकता था जिसने उसे यहां घेर लिया था। वह अकेला था, केवल प्रतीकात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि शाब्दिक अर्थ में। यहां और कोई मौजूद नहीं था। जैसा कि जानकारी से पता चलता है, वहां कोई बैरक या सेना शिविर भी नहीं था। जैसा कि महान कमांडरों ने वादा किया था, इस खतरनाक दर्रे की सुरक्षा में कोई विशिष्ट सैनिक नहीं था। नहीं, उनके अस्तित्व के संकेत थे। लकड़ी के टुकड़े और गंदगी में हल्की रेखाएं जो अच्छी तरह से ढकी हुई थीं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं कि सभी देखने वाली आंखों से छिप सकें। किसी समय यहां निश्चित रूप से सेनाएं थीं, और उन्होंने निश्चित रूप से हाल ही में आधे घंटे से अधिक समय पहले अपने पोस्ट छोड़े हैं। उन्हें मृत मान लिया गया है क्योंकि वापसी असंभव है। भले ही उनके मन में बगावत का विचार हो, वे तब तक नहीं जा सकते थे जब तक उन्हें बाहरी मदद न मिले। डेमियन इस स्थान पर अकेला था, मन शपथ के कारण अपनी सीमा छोड़ने में असमर्थ था। क्या उसे यह स्थान अकेले ही संभालना था? 5 वर्ष के लिए। अमर रक्त असुर आसानी से पीछे हट गया। मुझे लगा कि वह नुकसान उठा रहा है, लेकिन मैं गलत था। यही स्थिति थी। इस बिंदु पर इसे कोई भी नहीं बदल सकता। उन्हें शायद अभी एहसास हो रहा है कि वास्तविक दुनिया में क्या हुआ था। दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं कर पाएंगे।
अमर रक्त असुर ने बार बार दिखाया था कि वह एक षड्यंत्रकारी था। वह मौके का इंतजार करता था और सांप की तरह हमला करके अपने लक्ष्य को जहर देकर मार डालता था। चूंकि उसने इस तरह का कदम उठाया था, इसलिए उसके पास इसे उचित ठहराने और दूसरों को उसे छूने से रोकने का एक तरीका था। डेमियन इसकी गारंटी दे सकता है। मैं यहाँ अकेला हूँ। मैं अगले आधे दशक तक यहाँ अकेला रहूंगा। नहीं, वह अकेला नहीं था। उनकी कंपनी एक नॉक्स वेव थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। वास्तव में वही नॉक्स तरंग पहले से ही उसकी ओर अपना रास्ता बना रही थी। वह उनके संयुक्त पदचापों के कारण होने वाले गड़गड़ाते भूकंपों को सुन सकता था। वह महसूस कर सकता था कि उनकी काली आभा वातावरण पर छा रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही दिनों में पेट की चर्बी कम करें। स्पाइक फिटनेस। मैं यहाँ अकेला हूँ। डेमियन की धुंधली आंखें मुश्किल से मौजूद क्षितिज की ओर मुड़ गईं। तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। वह क्रोधित था। वह इतना अविश्वसनीय रूप से क्रोधित था कि वह विस्फोट करना चाहता था। यह अच्छी बात थी कि यहाँ कोई और नहीं था। यदि अन्य लोग आते तो संभवतः वे अमर रक्त असुर द्वारा उसे देखने और उसमें बाधा डालने के लिए भेजे गए लोग होते। वह अभी भी अहंकारी है। चूंकि ऐसे कोई लोग नहीं थे, दुश्मन को भरोसा रहा होगा कि डेमियन के सिर पर सजा उसे मारने के लिए पर्याप्त होगी। आप गलत थे। डेमियन कभी भी सिर्फ इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि कोई उसे चाहता था। यदि कोई चाहता कि वह मर जाए, तो वह केवल उन्हें उगलवाने के उद्देश्य से जीवित रहेगा। यह स्थिति। उसकी भावनाएं पहले ही कट चुकी थीं। उसने उन्हें बहुत पहले ही काट दिया था। यदि नहीं तो वह बहुत पहले ही फट गया होता। दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। अपनी स्थिति के साथ, भले ही डेमियन ने विपक्ष में स्थिति का उपयोग किया हो, वह केवल उसी स्तर पर कार्य कर सकता था। वह इस पहलू में अमर रक्त असुर को कभी नहीं हरा पाएगा, जो पीढ़ियों से अपनी स्थिति और राजनीतिक शक्ति जमा कर रहा था। इसलिए केवल एक ही विकल्प था। मजबूत बनो। छोटी योजनाओं से अप्रभावित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत। अमर रक्त असुर उस प्रकार का था। यदि डेमियन उससे अधिक ताकतवर होता तो संभवतः वह अपनी जीभ काट लेता और अपनी नफरत को हमेशा के लिए अपने दिल में दबा लेता। लेकिन ऐसा नहीं है। और चूंकि ऐसा नहीं था, एक निश्चित कीट ने सोचा कि उसके पास साहसी कार्य करने की योग्यता है। उसे मारने के लिए काफी मजबूत। अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत। उसने अपने शरीर को बुलाया और अपने शरीर को हवा में उठा लिया। डेमियन एक सेना के सामने खड़ा था। नो रिटर्न पास की लंबाई वसूलते हुए अनगिनत सैकड़ों हजारों अस्तित्व उसके सामने खड़े थे। संभवतः लाखों या अरबों लोग अंधेरे में छिपे हुए थे, बस घेराबंदी में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। डेमियन ने हवा में अपनी जगह से उन्हें शांति से देखा। उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे चींटियां हों। उसने हल्के से हाथ उठाकर एक शब्द कहा, गिर जाना। वो कहर टूट पड़ा। अंतरिक्ष के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस स्थान में मौजूद किसी भी चीज को उसकी मूलभूत सामग्रियों में तोड़ दिया गया और अस्तित्व से मिटा दिया गया। नॉक्स के पास पुनर्जीवित होने या पुनः संगठित होने का कोई मौका नहीं था। उस एक ही कदम में अधिकांश सेना का सफाया हो गया। अवशिष्ट आघात तरंगों ने शेष को नष्ट कर दिया। आज नो रिटर्न पास में 0 डे था। 1876 बचे। अध्याय 1145 अंधकार 2। दिन 0। हत्याओं की संख्या 10, 677, 831।
एक आदमी एक साधारण झोंपड़ी में अकेला बैठा था। यह भरी हुई मिट्टी और पत्थर से बना था, लेकिन इसमें अभी भी किसी को रखने के लिए पर्याप्त जगह और गुणवत्ता थी। इसके अलावा वर्तमान स्थिति में एक सच्चे घर जैसी चीज केवल दिन के भीतर ही नष्ट हो जाएगी। यह स्थान उसे सन्नाटे से दूर बैठने के लिए एक जगह देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाया गया था, एक ऐसी जगह जिस पर वह इस अंधेरे महाद्वीप के भीतर दावा कर सकता था। स्क्री स्क्री स्क्री। उनकी चीखें और चीखें बंद नहीं हुईं, लेकिन उसने उन्हें डुबाने के लिए झोंपड़ी पर ध्वनिरोधी जादू डाल दिया। इसने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इसने काफी अच्छा काम किया। एक दिन से भी कम समय बीता। कुछ ही घंटों में 10 मिलियन से अधिक लेजर नॉक्स उसके हाथ लग गए। उन्हें असीम कहना अतिशयोक्ति नहीं थी। वे लगातार नहीं आते थे, लेकिन जब उन्होंने हमला करना चुना तो वे इतने बड़े झुंड में आए कि वे लुढ़कते ज्वार की तरह जमीन के अंधेरे से अविभाज्य हो गए। यहाँ तक कि अगर यहाँ एक पूरा स्क्वाड्रन भी होता, भले ही एक पूरा सैन्य किला मौजूद होता, तो संभवतः वे इस जगह के दबाव को बहुत लंबे समय तक संभालने में सक्षम नहीं होते। एक दिन से भी कम समय हो गया था। लगातार लड़ाई से समय की गति तेज नहीं हुई, यह और भी धीमा होता गया। हर एक सेकंड अनंतकाल जैसा महसूस हुआ। यह स्वीकार करना कठिन था कि उसने वास्तव में यहाँ कितना कम समय बिताया था। डेमियन का चेहरा नहीं बदला। उसकी भावनाओं को माइंड जेल में ठीक से बंद कर दिया गया था, जिसमें उन लोगों के प्रति उसकी सभी भावनाएं भी शामिल थीं जिनकी वह परवाह करता था। कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी जो उसे वास्तविक दुनिया की याद दिला सकता था, छुपा कर रखा गया था। वह नहीं चाहते थे कि यहाँ के वातावरण से वे सकारात्मक भावनाएं नष्ट हो जाएं। जब वह चला गया तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सका जिसने यहाँ 5 साल बिताए हों। स्क्री स्क्री स्क्री। उनकी चीखें तेज होती जा रही थीं। यह एक और लहर का समय रहा होगा। 100 लाख नहीं, वह तो बस एक स्वागत योग्य उपहार था। वर्तमान संख्या इससे अधिक नहीं तो 10 गुना से अधिक होनी चाहिए थी। डेमियन के दिमाग में कोई भी विचार न तो आया और न ही गया। वह बस खड़ा हुआ और अपनी झोपड़ी से बाहर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सामाजिक अभिशापता से लड़कर ये भारतीय किन्नर जोड़ा बना माता पिता। लाइमलाइट मीडिया। उसने खुद को हवा में उठाया और अपना हाथ बाहर धकेल दिया। शून्य मन स्थानिक बल में एकत्रित हो गया और नो रिटर्न पास को फिर से शून्य में बदल दिया। उस पल में 10 लाख से अधिक नॉक्स प्राणी मर गए। फिर भी क्या 99 करोड़ बचे थे? नहीं, इस लहर में 99,000,000 बचे थे। अगला जल्द ही आएगा। कोई रिटर्न पास नहीं, इसे इतनी देर तक कैसे रोका गया? डेमियन ने इस जगह को कम आंका। उन्होंने सोचा कि असीमित एक अतिशयोक्ति है। लेकिन अगर यह वास्तव में ऐसा था, तो आम स्क्वाड्रन के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे उनके पास किसी भी तरह की ताकत क्यों न हो। यह एक साजिश थी। हालांकि वह नहीं जो इस समय महत्वपूर्ण था। गद्दारों का एक और जत्था, जब उन्होंने अपने पद त्यागे तो वे पहले ही खुद को इस रूप में स्थापित कर चुके थे। क्या यह नया एहसास आश्चर्यजनक होना चाहिए था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेमियन की व्यावहारिक रूप से अनंत मन क्षमता के साथ वे उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। तब तक नहीं जब तक उन्होंने केवल लेजर नॉक्स भेजा था। आखिरकार पहला दिन आया और चला गया। समय आया और चला गया। फिर भी नो रिटर्न पास की निरस्ता कभी नहीं बदली। दिन 7। हत्याओं की संख्या 1, 232, 400, 662।
क्या 1 सप्ताह हो गया था? यह समय स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी जब दुश्मन बहुत अधिक ढेर हो जाते थे तो यह बताना मुश्किल हो जाता था कि उन सभी से लड़ने में कितना समय लगा। उसी समय कई खामोशियां भी थीं, जैसे कि वे डेमियन को ताना मार रहे थे या शायद उसकी ताकत का परीक्षण कर रहे थे। बीच बीच में कई घंटे ऐसे थे जब किसी भी नॉक्स ने पास तक अपना रास्ता बनाने की कोशिश नहीं की। ये समय कष्टदायी था। चुप्पी को सुन्न करने की लड़ाई के बिना इसे केवल मनोवैज्ञानिक यातना माना जा सकता है। सौभाग्य से डेमियन अपनी भावनाओं पर मुहर लगाने में तेज था। उनके तर्कसंगत दिमाग ने विभिन्न तरीकों से चुप्पी को भर दिया। उन्होंने अपनी शक्ति और समग्र स्थिति दोनों के लिए अनगिनत प्रमेयों और सिद्धांतों को प्रशिक्षित किया, ध्यान किया और बनाया। उसे अभी भी अभयारण्य में प्रवेश करना बाकी था। वह अभी इस अवस्था का आदी नहीं था। जब तक वह इसका आदी नहीं हो जाता तब तक वह खामियों के बिना सकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। यदि खामियां थीं तो अन्य लोग ध्यान देंगे। उनकी भावनाएं कुछ ऐसी थीं जिनका डेमियन बहुत ध्यान रखता था, लेकिन वह भी उनके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सका। यदि वह चाहता था कि चीजें ठीक से आगे बढ़े तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उस तरह से आगे न बढ़े जिससे उसकी योजनाओं या उनकी पहचान को नुकसान पहुंचे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही दिनों में पेट की चर्बी कम करें। स्पाइक फिटनेस। करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि डेमियन को प्रशिक्षण के लिए बहुत जरूरी समय मिल गया। फाउंडेशन के आशीर्वाद को पचाने के बाद वह पूर्ण हो गया, लेकिन उसे अभी भी अपने शरीर की नई स्थिति के लिए अभ्यस्त होने की आवश्यकता थी, जिसने उसे बिना थके हर दिन लाखों नॉक्स से लड़ने की अनुमति दी। इसके अलावा उन्होंने हाल के दिनों में अपनी यात्राओं के माध्यम से विश्व शक्ति का एक समूह प्राप्त किया। यह एक ऐसा आकार लेने लगा था जो सार्वभौमिक कानून के समान था। उन्हें इस नई शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने और सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे अपनी सार्वभौमिक कानून समझ के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी। इसलिए वह बोर नहीं थे। अकेलापन केवल एक समस्या थी अगर वह ऐसा होने देता। यह प्रथम कालकोठरी से भी बदतर था। कम से कम उस जगह पर अपनेपन और बदलाव का एहसास तो था। यह स्थान बिल्कुल अंधकारमय था। अधिक दुश्मन आ गए और डेमियन हत्या करने के लिए लौट आया। दुश्मन गिर गए और डेमियन ने अपनी झोपड़ी में लौटने से पहले वह सब कुछ खा लिया जो उन्होंने उसके लिए छोड़ा था। उसकी यादें धुंधली होती जा रही थीं, फिर भी वे अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट महसूस हो रही थीं। उसने सीखा कि जो उसने प्राप्त किया था उसे अपने स्वामित्व वाली चीजों से कैसे अलग किया जाए, और धीरे धीरे उसने अपने दिमाग में नॉक्स यादों द्वारा बनाई गई पहेली को जोड़ना शुरू कर दिया। दयनीय प्राणी। वे बस इतना ही थे, विशेषकर वे जिनमें स्वयं की कोई भावना नहीं थी। ताकतवर लोग कब आएंगे? वे वही थे जिन्हें डेमियन को वास्तव में निगलने की जरूरत थी। सौभाग्य से किसी समय उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय हो गया, लेकिन बाहरी दुनिया में लगभग 3 महीने बीत गए। यह 95वां दिन था। उनकी हत्याओं की संख्या लगभग 20,000,000,000,000 थी। अब मारने का मन भी नहीं होता। वह तो बस स्याही छिड़क रहा था। तभी वह आया, एक व्यक्ति जिसने स्वयं को गॉडरिक, अमानवीय सम्राट का सेवक घोषित किया। उनके मुताबिक ये एक चुनौती थी। यह उस व्यक्ति के लिए एक चुनौती थी जिसने संत राजा को मार गिराया था। हालांकि उस आदमी की 5 चालों में मृत्यु हो गई। वह तो एक छोटा सा किरदार था, लेकिन उन्होंने डेमियन को एक विचार दिया। वह आदमी जिसने संत राजा को गिरा दिया, नॉक्स के सामने काफी शीर्षक था।
यदि वह इसे प्रसारित कर सके तो क्या ताकतवर लोग अपने आप नहीं आ जाएंगे? तभी उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। उनकी योजना को सफल होने में कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन अंत में यह सफल रहा। वैसे भी उसके पास यहां मारने के लिए 5 लोग थे। डेमियन की गतिविधियां नीरस थीं। वह एक ऐसी मशीन की तरह था जो केवल अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अस्तित्व में थी। ऐसी मशीन को राक्षस मानना बेहतर था। एक राक्षस जिसकी प्रतिष्ठा समय बीतने के साथ ब्रह्मांड की सीमाओं से परे कई लोगों के कानों तक पहुंची। 1 साल, शायद इसमें इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अध्याय 1146 अंधकार 3। डेमियन के लिए 3 महीने न तो तेज और न ही धीमे लगे। उनके राज्य को एक मजबूर अधर में लटके हुए राज्य के रूप में वर्णित करना सबसे अच्छा होगा। समय की अपनी अव्यवस्थित धारणा और उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने पर एकाग्र ध्यान के साथ उसने सचमुच डेमियन वॉयड नामक व्यक्ति को कैद कर लिया। सही समय आने पर डेमियन वॉयड वापस आ सकते थे, लेकिन केवल डेमियन ही उनकी विचार प्रक्रिया को समझ पाया। बाहर के लोगों के लिए उन्हें आखिरी बार देखे या उनके बारे में सुने हुए 6 महीने हो गए थे। ग्रैंड हेवन सीमा पर स्थिति धीरे धीरे तीव्र होती जा रही थी। हाल की लड़ाइयों के अनुसार नॉक्स ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया था। लापरवाह लेजर नॉक्स की विनाशकारी लहर अभी भी मौजूद थी, लेकिन इस समय यह केवल गति हासिल करने की एक रणनीति थी। असली सेना उन लोगों से बनाई गई थी जिनके पास पहले से ही सजा थी और उन्होंने भगवान की सेवा की थी। अब तक अमानवीय सम्राट सबसे अधिक उत्साह दिखा रहा था। उसकी सेनाओं ने न केवल शत्रुओं को मारा, बल्कि आनंद के लिए उन्हें पकड़ लिया और यातनाएं दीं। इसने युद्ध में और अधिक क्रूर माहौल बना दिया, जहां बंधकों को पहले कभी कोई समस्या नहीं थी। कार्मिक सम्राट भी कुछ हद तक सक्रिय था। उसके सैनिकों को देखना दुर्लभ था, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि वे खुद को दुश्मन की रेखाओं के पीछे और अपने सहयोगियों की कतार में छिपाते थे। ये ताकतें कहीं अधिक कष्टकारी थीं। जबकि अमानवीय गुट क्रूर था, वे प्रत्यक्ष थे। कार्मिक गुट ने लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए योजनाओं और चालबाजी का इस्तेमाल किया। इयन के भूतिया मैदानों पर पहले ही उनका कब्जा हो चुका था। 600,000 सार्वभौमिक सैनिकों को पहले विश्वासघात का शिकार होना पड़ा, जिसमें उनकी सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के बीच में ही भाग गया और अपने साथियों को मौत के लिए छोड़ दिया। 500,000 बच गए, लेकिन लगभग 150,000 गद्दार बन गए। बाकी का जब वे अपने बेस कैंपों में लौटे तो वे अत्यधिक प्लेग से पीड़ित हो गए। इसने उनके दिमाग पर आक्रमण करने और उन्हें घृणित वस्तुओं में बदलने से पहले उनके मनतंत्र को खा लिया और उन्हें अपंग बना दिया। वे अभी भी मैदानी इलाकों में नासमझ लाशों की तरह घूमते थे, जो भी दिखाई देती थी उसे खा जाते थे। इस आपदा के दौरान विशाल डोमेन लगभग टूट गया था, लेकिन सौभाग्य से 30,000 से अधिक चरम शिखर स्वामी के बलिदानों से एक पूर्ण आक्रमण को मुश्किल से रोका गया था। फिर भी कुछ नॉक्स ने अभी भी ब्रह्मांड में अपना रास्ता बना लिया है, और उनमें से सभी को अभी तक ढूंढा और मिटाया नहीं गया है। भूतिया मैदानी आपदा इस युद्ध में ब्रह्मांड की पहली बड़ी क्षति थी। यह सामान्य रूप से पहला महान आयोजन भी था। ऐसी हार के साथ ब्रह्मांड के विशेषज्ञों द्वारा की गई महान रैली का अनुसरण करने के लिए एक भयानक तस्वीर चित्रित की गई और इस प्रकार एक रणनीति बनाई गई। खून से सराबोर जंगल पहले ज्यादातर नॉक्स प्रभाव से उबर चुके थे, लेकिन यह एक बार फिर उनके लिए चारागाह बन गया है। पर्यावरण उनकी प्रकृति का समर्थन करता है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से वहां मजबूत होते हैं।
यह एक ऐसा बिंदु है जिसे हमें जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित करने की आवश्यकता है। संभव है, एक आदमी ने कहा। उसकी आंखें उसके सामने भीड़ पर घूम रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि कमांडेड हुओ था, जो इस कार्य में केवल अपना योगदान दे सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही दिनों में पेट की चर्बी कम करें। स्पाइक फिटनेस। प्रतिबंध के कारण उन्होंने युद्ध में शामिल न होने से इनकार कर दिया। हमेशा की तरह उन्होंने अपने सैनिकों को यथासंभव समर्थन देते हुए उन्हें बैकलाइन से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया। उन्होंने आगे कहा, यहाँ कई साल पहले एक शून्य गलियारा खोला गया था, इसलिए यह स्थान अभी भी अस्थिर है। ऐसा लगता है कि इस अव्यवस्था के कारण नॉक्स इस क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ है। हम 3 दिनों में इस जगह पर हमला करने जा रहे हैं। यहाँ 4 मुख्य किले हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए और क्षेत्र के चारों ओर कई छोटे शिविर बिखरे हुए हैं। मैं आपको इकाइयों में अलग कर दूंगा और आपको व्यक्तिगत रूप से आपके कार्य सौंप दूंगा। अभी के लिए तितर-बितर हो जाओ। भीड़ बूढ़े और जवान स्त्री पुरुषों से बनी थी। ये सभी लोग कम से कम चौथी कक्षा में थे। इनमें बड़ी संख्या में चरम शिखर के स्वामी थे। कमांडर हुओ ने उन्हें जाते हुए देखकर अशुद्ध हवा का झोंका छोड़ा। ये सैनिक उसके नहीं थे, बस उसे सौंपे गए थे। वह पहले से ही उनकी झिझक को महसूस कर सकता था और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वे सब उसके पास थे। वह केवल यह सुनिश्चित कर सकता था कि समय आने पर वे अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं। आप लोग अभी अंदर आ सकते हैं। उसने दरवाजे से दूर देखा और दरवाजा बंद होते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। क्लिक करें। ताला अपने आप चालू हो गया। 10 का एक समूह हवा से प्रकट हुआ। रोज, रुयू, एलेना, लॉन्ग चेन, जूफैंग, जूयू, एटिकस, आयशिया, सुरेन और जिमेन वुहें। युवा पीढ़ी के उन लोगों का एक संग्रह जिनके डेमियन के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इन 10 ने विशेष रूप से पिछले आधे साल में एक साथ घूमने की आदत विकसित की है। उनके कौशल एक दूसरे के पूरक थे और उनके व्यक्तित्व भी अच्छी तरह मेल खाने में सक्षम थे। डेमियन ने सबसे पहले उनके लिए एक कनेक्शन बिंदु के रूप में काम किया, लेकिन उनके पास उसके बाहर संबंध बनाने के लिए पर्याप्त समय था। वे अपने समूह में अकेले नहीं थे, बल्कि वे मुख्य शक्ति थे। कमांडर हुओ ने उन्हें देखते ही आह भरी। ये बच्चे अभी नौसिखिए ही थे, लेकिन हाल के दिनों में इनमें से प्रत्येक ने जो खूबियां हासिल की, वह चौंका देने वाली थीं। निर्णय आदेश वही था जो वे स्वयं को कहते थे। वे बाहर से दुश्मनों और भीतर से गद्दारों पर तलवार ताने खड़े थे। उन्होंने अपनी सीमा लांघने वाले किसी भी व्यक्ति पर दया नहीं दिखाई, जिसके कारण उन्हें कई उच्चस्तरीय गद्दारों की हत्या करनी पड़ी और शक्तिशाली नॉक्स दुश्मनों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में लड़ना पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा सैनिकों के बीच बहुत अधिक थी और आम लोगों के बीच भी अधिक थी, लेकिन कमांडर हुओ उनके संगठन को विद्रोह के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते थे। ग्रैंड हेवंस सीमा के विरुद्ध नहीं, बल्कि इसे चलाने वाली प्रणाली के विरुद्ध। डेमियन के साथ जो हुआ उसने उन सभी को हिलाकर रख दिया। हाँ, वह उनका दोस्त था, लेकिन यह उससे कहीं अधिक था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्थिति कोई मायने नहीं रखती। जब तक उन मजबूत ताकतों में से एक को इच्छा महसूस होती, वे उन्हें एक पल में नीचे गिरा सकते थे। वे अपना उद्देश्य समझ गए। ब्रह्मांड की सबसे महान प्रतिभाएं होने के नाते उन्हें इसकी आशा कहना गलत नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही दिनों में पेट की चर्बी कम करें। स्पाइक फिटनेस। उनकी विकास क्षमता ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां अगर वे ठीक से प्रगति करें तो वे वास्तव में युद्ध के पैमाने को तोड़ सकते हैं।
यह अहंकार का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का मामला था। ब्रह्मांड की आशा का प्रतिनिधित्व करने वालों पर अत्याचार करके स्वार्थी लाभ के लिए कार्य करने के इच्छुक लोगों को इस भूमि पर मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं थी। न्याय आदेश दुष्टों का न्याय करने के लिए बनाया गया है, चाहे वे इंसान हो या भगवान। मुझे अनुमान लगाने दो। आप भाग लेना चाहते हैं? कमांडर हुओ ने नरमी से कहा। हाँ, हम इस लड़ाई में काम आ सकते हैं, रोज ने समूह के प्रवक्ता के रूप में जवाब दिया। नहीं, हमारे पास पहले से ही पर्याप्त लोग हैं और अधिक जोड़ने से हमारी कार्यक्षमता गड़बड़ा जाएगी। मैं इसे समझता हूं, यही कारण है कि मैं एक संयुक्त अभियान का प्रस्ताव करता हूं। संयुक्त? हाँ, जब आपके सैनिक नॉक्स गढ़ों पर छापा मारेंगे तो हमारे सैनिक पीछे से सहायता भेजने वालों का ध्यान रखेंगे। तुम्हारा मतलब है? कमांडर हुओ की आंखें चौड़ी हो गईं। ये बच्चे पागल थे, लेकिन वे ऐसे नहीं हो सकते थे। हम छाया सेना पर हमला करेंगे। पागल? वे पागल थे। क्या आप अपने शब्दों का वजन समझते हैं? कमांडर हुओ ने धमकी भरे स्वर में कहा। मैं करता हूं। हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। हमारा मानना है कि हम इस प्रक्रिया में कुछ शीर्षस्तरीय लक्ष्यों की हत्या नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कोई सीधा मुकाबला नहीं। जब तक हम दुश्मन की संरचना को समझ नहीं लेते, तब तक नहीं। यह पागलपन था। तथाकथित छाया सेना उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था जो अंधेरे से अग्रिम पंक्ति की सेनाओं को नियंत्रित करते थे। उनके अस्तित्व का पता बहुत पहले ही चल गया था, लेकिन उन्हें प्रकाश में लाने की दिशा में कोई भी कदम तुरंत बंद कर दिया गया था। शत्रु उस छुपी हुई शक्ति की गोपनीयता की रक्षा के प्रति अत्यंत गंभीर था। फिर भी ये कुछ नवोदित प्रतिभाएं इसे आजमाना चाहती थीं। क्या तुम उसके लौटने से पहले खुद को मार डालने की योजना बना रहे हो? कमांडर हुओ ने पूछा। उनकी अभिव्यक्ति एक कठोर सेना कमांडर और चिंतित दादा के बीच का मिश्रण थी। हालांकि उनके भाव कम नहीं हुए। उसके वापस आने से पहले हमें नहीं मारा जाएगा। इसके बजाय। गुलाब की आंखें गंभीर हो गईं। संपूर्ण समूह से एक शक्तिशाली अदृश्य आभा फैल गई। हम उन सभी को मार डालेंगे जो हमारे खिलाफ खड़े होंगे, और जब वह लौटेंगे तो हम उनका सिर उपहार के रूप में पेश करेंगे। अध्याय 1147 अंधकार 4। इस पैमाने के युद्ध में कभी भी केवल एक मुख्य युद्ध क्षेत्र नहीं हो सकता। निःसंदेह, यदि कोई येन की पूरी लंबाई को एक ही युद्ध क्षेत्र के रूप में गिनता है तो इसे ऐसा माना जा सकता है, लेकिन इस तरह के दृश्य के सटीक होने के लिए यह बहुत अलग था। पूरी रिंग पर हमला किया जा रहा था और प्रत्येक खंड को बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया था। उनमें से प्रत्येक की अपनी बड़ी और छोटी लड़ाइयां हर समय चलती रहती थीं, और ब्रह्मांड की सेनाएं अपेक्षाकृत कम फैली हुई थीं। हालांकि समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि नॉक्स अपना ध्यान सोल वर्ल्ड की ओर केंद्रित कर रहे थे। खून से लथपथ जंगल और उसके आसपास के इलाकों में धीरे धीरे बड़ी संख्या में दुश्मन इकट्ठा हो गए थे। ऐसा लगता था कि सोल वर्ल्ड को उसके विशेष गुणों के बावजूद घुसपैठ का एक आसान बिंदु माना गया था। ऐसा क्यों था? खैर, शारीरिक रूप से स्पिरिट्स सबसे कमजोर जाती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भौतिक शरीर का निर्माण होना आवश्यक था और यह जन्म से ही उपलब्ध नहीं था। इसलिए कई बार ऐसा भी होता था जब वास्तविक दुनिया में उनकी उपस्थिति बेहद नाजुक होती थी। प्रकृति और मानसिक प्रकार के जादू के प्रति उनकी स्वाभाविक आत्मीयता ने उन्हें उनकी प्राकृतिक कमजोरी से सुरक्षा प्रदान की, लेकिन नॉक्स ने उस सुरक्षा पर काबू पाने का एक रास्ता खोज लिया होगा। यदि नहीं तो वे इतने आत्मविश्वास से आक्रमण नहीं कर रहे होते।
कुछ समय तक नॉक्स के पैटर्न को देखने के बाद कई विशेषज्ञों ने यही अनुमान लगाया था। वे एक भ्रमित और अराजक जाति थे, लेकिन बड़े पैमाने पर उनकी भविष्यवाणी करना अजीब तरह से आसान हो गया। उनकी रणनीतियां भी बहुत भिन्न नहीं थीं, इसलिए जवाबी कार्रवाई करना अपेक्षाकृत आसानी से किया गया काम था। दुश्मन की हरकतों का जवाब देने के लिए सेना का एक बड़ा हिस्सा सोलवर्ल्ड और कैलिप्टो के पास ईएन के हिस्सों में तैनात किया गया था, और रिंग का वह क्षेत्र युद्ध के मैदानों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्षेत्र बन गया। दिन और सप्ताह तेजी से बीत गए। खून से लथपथ जंगल पर कमांडर हुओ की छापेमारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। क्योंकि वह बढ़त हासिल करना चाहता था, उसकी प्राथमिकता गति थी। उनके सामने आने वाले प्रत्येक नॉक्स को नष्ट करने के बजाय उनके दस्तों को जजमेंट ऑर्डर के समान रणनीतियों का उपयोग करने का काम सौंपा गया था, जिसमें हत्या और चोरी शामिल थी। नॉक्स के पास आजकल एक ठोस संगठनात्मक ढांचा था, लेकिन इसमें एक घातक खामी थी। वे भय और पूर्ण आदेश द्वारा शासन करते थे, इसलिए जब जनरल की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी कमान के तहत आने वाले लोग बिना सिर वाले मुर्गे बन जाते थे, जो बिना सोचे समझे इधर उधर भागते थे कि क्या करना है। व्यक्तिवाद एक मूल नॉक्स विचारधारा थी, लेकिन व्यक्तिवादी विचार एक ऐसा कौशल था जिसका उनमें अभाव था। इसकी मदद नहीं की जा सकी। वाई इससे पहले कि उनकी विचार प्रक्रियाएं मनुष्यों और अन्य प्रजातियों की जटिलता तक पहुंचें, उन्हें कई जंजीरों से छुटकारा पाना पड़ा। लेकिन यह ब्रह्मांड के लिए एक भाग्यशाली अवसर था। इस गुण का उपयोग करते हुए कमांडर हुओ ने दुश्मन को चकमा देने के लिए एक ही बार में सभी 4 प्रमुख किलों की सुरक्षा के माध्यम से अपने सैनिकों का मार्गदर्शन किया। ये 4 महीने पहले हुआ था। यह युद्ध में अब तक के सबसे सफल मिशनों में से एक था। उन किलों के शीर्ष पर बैठे 4 सुप्रीमों को इससे पहले ही मार दिया गया कि वे समझ सकें कि क्या हो रहा था, जबकि शेष सेनाओं को अगले महीनों में साफ कर दिया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सामाजिक अभिशापता से लड़कर ये भारतीय किन्नर जोड़ा बना माता पिता। लाइमलाइट मीडिया। एकमात्र समस्या यह थी, समापन बहुत आसान था। नोक्स नासमझ थे, लेकिन वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। केवल कुछ 100 सहयोगी हताहतों के साथ उनके पूरे ऑपरेशन को खत्म करना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। हाँ, बस यह क्या हो सकता है? कमांडर हुओ अपनी मेज पर बैठे विभिन्न दस्तावेजों और रिपोर्टों पर ध्यान दे रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, कोई समस्या नहीं थी। क्या हम सचमुच बहुत अधिक सावधान हो रहे हैं? वह इस पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन उसके साथियों का यही मानना था। ये अहंकार था या हकीकत? चाहे कुछ भी हो, कमांडर हुओ ने यह नहीं सोचा था कि नॉक्स इतनी सारी ताकतों को सोल वर्ल्ड की ओर निर्देशित करेगा ताकि वे चींटियों की तरह मारे जा सकें। बुरी खबर। कमरे में अचानक एक पुकार गूंजी। एक महिला पास में उभरी, उसकी त्वचा पर अनगिनत घावों से उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। हेरा, कमांडर हुओ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। हेरा नाम की यह महिला रोज जजमेंट ऑर्डर की सदस्य थी। वह मूल समूह का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक सदस्य थी जो इस तथ्य के बाद इसमें शामिल हुई। वह ऐसी व्यक्ति थी जिसने डेमियन को अपना आदर्श माना, क्योंकि वह भी उसकी तरह ही एक स्थानिक अभ्यासकर्ता थी। यदि सार्वजनिक होने के बाद से उन्होंने अपने प्रदर्शन में हर किसी को जगह नहीं दी होती, तो वह जीवन भर यही सोचती रहती कि वह एक बेकार आत्मीयता के साथ पैदा हुई है। हालांकि उसे जजमेंट ऑर्डर में उद्देश्य मिला और महान बनने के लिए उसके नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया। उसका अंत इस तरह कैसे हुआ? कमांडर, यह है। उसके शब्द अस्पष्ट हो गए क्योंकि उसने अपने मुंह से खून निकलने के साथ उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की।
शब्दों पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। हम तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, कमांडर हुओ ने अपने शरीर को उठाते हुए और आगे बढ़ते हुए कहा। फिर भी इससे पहले कि वह कुछ भी अतिरिक्त कर पाता, उसने उसे रोक दिया। कमांडर, यह एक जाल है। उसके खून से सने हाथ ने उसकी बाह को पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसमें जीवन की आखिरी चिंगारी बची हुई थी। वे यहाँ नहीं हैं। वे नॉक्स। यदि यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? कमांडर हुओ ने सदमे में जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरुष शक्ति दिन में 10 घंटे तक। इस ट्रिक को कम ही लोग जानते हैं। अल्फा पावर बहुत बड़ा। यह उसके लिए खत्म हो चुका था। उसे जो घाव मिले थे वे बहुत गंभीर थे और अंतरिक्ष में यात्रा करके उसने उन्हें और भी गंभीर बना दिया था। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने या उस आदमी से मिलने में असमर्थ होने के कारण वह उसी समय मर गई, जिसके कारण उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन वह बिना किसी अफसोस के मर गई, क्योंकि वह दुनिया छोड़ने से पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी उसे सौंपी गई थी, उसे देने में सक्षम थी। उसने खुद से कुछ बनाया और कुछ मायने नहीं रखता। धिक्कार है। कमांडर हुओ ने दहाड़ते हुए महसूस किया कि उसका शरीर ढीला पड़ गया है। इस युद्ध में हार कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये अलग बात थी। हेरा के राज्य ने न केवल जजमेंट ऑर्डर की वर्तमान स्थिति के लिए भयानक बातें सुझाईं, बल्कि कमांडर हुओ के पास उनकी मदद करने के बारे में सोचने का समय भी नहीं था। अभी धुंधली चट्टानों से जुड़े एक नीली प्रोजेक्शन स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई और उसी सेकंड में बुझ गई। कमांडर हुओ की आंखें सिकुड़ गईं। संचार काट दिया गया है। उन्होंने आत्मा की दुनिया पर इतना अधिक ध्यान दिया कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया। ये सभी अरबों नॉक्स, क्या वे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तोप के चारे थे? कमांडर ने हर किसी से संपर्क करने के लिए तुरंत दौड़ने से पहले हेरा के शरीर को धीरे से नीचे रख दिया। उन्होंने लक्ज़ूरियन को वे शब्द बताए जो उन्हें दिए गए थे और जांच के लिए एरे सिस्टम के माध्यम से कुछ ही सेकंड में दस्तों को भेज दिया गया। और नतीजा, हमारा उल्लंघन किया गया है। विशाल डोमेन की सीमा से लगे येन के दोनों क्षेत्र, धुंधली चट्टानें और विशैली स्टेप्स, ताजा लाल रक्त से भरे हुए थे। उन क्षेत्रों में सभी करोड़ों सहयोगी सेनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, यहां तक कि दफनाने के लिए कोई लाश भी नहीं बची। नॉक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आने वाले हफ्तों में दोनों क्षेत्रों में सुराग की पूरी तलाश की गई, लेकिन एक भी नॉक्स नहीं मिला। जाइंट डोमेन भी अनिवार्य रूप से एक संगरोध से गुजरा, लेकिन दुश्मन अभी भी नहीं मिला था। ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति ने सेंध लगा दी थी। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि आगे क्या होगा। एक समूह को छोड़कर, केवल उनकी वर्तमान स्थिति में। खैर, जानकारी का एक टुकड़ा भी दूसरों तक पहुंचाना केवल उनमें से किसी एक का बलिदान देकर ही किया जा सकता है। यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि उनका ज्ञान क्यों नहीं फैला। अध्याय 1148 अंधकार 5। बूम। एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह इतना तेज था कि यह समझ से परे था कि यह इतना छिपा हुआ क्यों हो सकता है। इसने कोई बड़ा दृश्य नहीं बनाया और इसके कारण होने वाला शोर और क्षति एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर ही सीमित थी और इसे इसके बाहर नहीं देखा जा सकता था। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इस तरह का विस्फोट हो रहा है। वे शत्रुओं में से नहीं थे, बल्कि रोज की मायावी क्षमताओं का परिणाम थे। पीछे हटो। हमें किसी भी तरह से मिलन स्थल तक पहुंचना ही होगा, वह चिल्लाई, अधिक से अधिक जगह को अपने नियंत्रण में खींच लिया। वह अभी पीछे की ओर कवर कर रही थी, जबकि उसकी टीम के सदस्य उसके आगे दौड़ रहे थे।
ऐसा नहीं था कि वे कायर थे, बात यह थी कि सामने भी रास्ता साफ करना जरूरी था। जजमेंट ऑर्डर ने आक्रमण करने से पहले छाया सेना पर बड़ी मात्रा में शोध किया, लेकिन उनकी जानकारी उतनी उपयोगी नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। पहले तो सब कुछ ठीक था। जब कमांडर हुओ का ऑपरेशन हुआ तो वे अपेक्षाकृत बार बार खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और हत्या की खोज करने में सक्षम थे, जिससे छाया सेना कैसी थी इसकी एक ठोस प्रोफाइल तैयार हुई। हालांकि उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनके लिए बहुत बड़ा था। नोक्स की छिपी हुई बुद्धिमत्ता का अनावरण। नीचे के लोग आमतौर पर मूर्ख थे, लेकिन उनका नेतृत्व कुछ भी नहीं था। दोहराई जाने वाली रणनीतियां, आसानी से पढ़ने योग्य व्यवहार संबंधी विशेषताएं, ये चीजें जिन्हें गढ़ना असंभव लगता था, पूरी तरह से झूठ थीं। यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि उनमें से बहुत सारे थे। हर कोई खून से लथपथ जंगल में भेजा गया नहीं। व्यावहारिक रूप से हर नॉक्स प्राणी जिसने इस पूर्ण पैमाने के युद्ध की शुरुआत के बाद से खुद को दिखाया था, वह तोप का चारा था। वे ब्रह्मांड की गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए एक विस्तृत नाटक में बलिदान थे। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने अपनी सेना को वहीं केंद्रित किया जहां उन्हें होना चाहिए था और भविष्यवाणी के अनुसार बाकी को आवंटित कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, उनकी एकाग्रता ने उन्हें कांच में लगी हल्की सी चिप को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें दरार बनने की क्षमता थी जिससे कांच टूट गया। इसके साथ ही जजमेंट ऑर्डर ने कार्मिक सम्राट की कई योजनाओं के साथ साथ अमानवीय सम्राट के सामान्य लक्षणों के बारे में भी सीखा। हालांकि इस प्रक्रिया में उनकी उपस्थिति का पता चला, क्योंकि अमानवीय सम्राट ने स्वयं छाया सेना का दौरा किया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्वयं अपने घर में चूहों के समूह का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने अनुयायियों को उन्हें खत्म करने के लिए एक भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया। 6 हफ्तों से रोज और उसकी सेनाएं यथासंभव कम हताहतों से बचने के लिए छाया सेना के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रही थीं। वे 100 लोगों के समूह के साथ छाया सेना में शामिल हुए, जिनमें वे 10 लोग भी शामिल थे जो कमांडर हुओ से मिलने गए थे। उनमें से प्रत्येक के पास 10-10 के दस्ते थे और वे स्वतंत्र रूप से काम करते थे, केवल कभी कभी अपने कार्यों को दुश्मन से छिपाए रखने के लिए जानकारी साझा करते थे। लेकिन शिकार शुरू होने के बाद वे सभी एक एक करके उजागर हो गए। उनकी कुल संख्या घटाकर 80 कर दी गई थी, लेकिन यह पहले से ही एक चमत्कार था कि वे इतने सारे लोगों को बचाने में सक्षम थे। 79 रोज के दस्ते के एक सदस्य को सूली पर चढ़ा दिया गया। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकले भाले की नोक के सिरे पर अटक गया। उसका नाम आर्थर था। जजमेंट ऑर्डर में शामिल होने का उनका कारण सम्मान और महिमा से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन युद्ध के मैदान में वह न तो अहंकारी थे और न ही अनियंत्रित थे। वह सबसे वफादार और भरोसेमंद साथियों में से एक था जिसे कोई भी पूछ सकता था। उसके शरीर से खून बहने लगा और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सामाजिक अभिशापता से लड़कर ये भारतीय किन्नर जोड़ा बना माता पिता। लाइमलाइट मीडिया। हर कोई अब वूम उसके शरीर का विस्तार हुआ क्योंकि उसका मन उस स्तर पर पहुंच गया जिसे वह अब नियंत्रित नहीं कर सकता था। गुलाब की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने दांत भींच लिए और जितना संभव हो सके अपने मन को आगे बढ़ाते हुए उसकी मौत को सह लिया। बांग। उस आदमी का शरीर फट गया और हर दिशा में अराजक मन की लहरें फैल गईं। नोक्स घेरा पूरी तरह से उच्चस्तरीय चतुर्थ श्रेणी या उच्चतर दुश्मनों से बना था, इसलिए उनमें से सभी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उनका गठन निश्चित रूप से टूट गया था। और इससे भी अधिक उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। गायब होना।
रोज ने अपने मन को उनके समूह के बाकी सदस्यों के चारों ओर लपेट दिया और एक शब्द बोला। वे शारीरिक और अलौकिक रूप से दुनिया से गायब हो गए। उनकी उपस्थिति का कोई भी निशान बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया, लगभग ऐसे जैसे कि उन्होंने टेलीपोर्ट किया हो। लेकिन यह मामला नहीं था। इस बिंदु पर रोज का भ्रम अनिवार्य रूप से एक माध्यमिक वास्तविकता थी। जब तक उसके पास अवसर था, वह वास्तव में दिव्यता के तहत खुद को और अपने आसपास के लोगों को किसी के लिए भी अदृश्य बना सकती थी। समस्या यह थी कि उन्हें खोज लिया गया था। अमानवीय सम्राट की सेना ने प्रत्येक छाया सेना शिविर में कई बचाव छोड़े, डेमिगॉड स्तर की संरचनाएं जो रोज की छुपन को पूर्ववत कर सकती थीं और दूसरों के कौशल को भी रद्द कर सकती थीं। यह पहली बार था जब उन्हें फिर से छिपने का मौका मिला, और यह उनकी अपनी कीमत पर था। यह एक चलन बन गया। यदि वे कुछ हासिल करना चाहते थे, तो उनके लोगों को मरना होगा। चाहे उन्होंने कुछ भी प्रयास किया हो, यह सत्य कभी नहीं बदला। तेज आवाज वाले अलार्म और नॉक्स के चीखते शब्द हवा में गूंज रहे थे। लक्ष्य का कोई दृश्य न होने के कारण उन्होंने लक्ष्य करना पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन हार मानना उनकी डिक्शनरी में नहीं था। बूम, 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 बूम। धधकते बैलिस्टा ने स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ डाला और अनुचित मात्रा में मैना से भरे व्यापक क्षेत्र के हमलों ने वातावरण को धूमिल कर दिया। छावनी के बाहर की धरती गड्ढों वाली भूमि और भ्रष्टाचार का नर्क बन गई। ऐसी बमबारी से कोई भी अधिक समय तक बच नहीं सका। सौभाग्य से रोज इस लड़ाई में अकेली नहीं थी। उसके दस्ते के शेष 8 सदस्यों ने अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, एक दूसरे को बढ़ाया और उनके आंदोलनों का समर्थन किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बनाई और अपनी जान जोखिम में डालकर भागे, इस उम्मीद में कि कुछ भी उन्हें छू नहीं पाएगा। बूम! एक और बैलिस्टा खतरनाक तरीके से समूह के करीब गिर गया। बाएं गुलाब चिल्लाया। बूम! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राधाकृष्ण की रोमांटिक लाइफ से एक सच पढ़कर देखिएगा हैरान। लाइमलाइट मीडिया। बूम! लगातार 3 गोलियां उनके दाहिनी ओर जमीन पर गिरीं और आग की लपटों में बदल गईं, जिससे वे लगभग भस्म हो गए। रोज को उन लपटों को हानिरहित बनाते हुए उन्हें शामिल करने के लिए अपने भ्रम को अनुकूलित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे पूरी तरह से आश्वस्त होना था कि वह बाहरी दुनिया द्वारा देखी गई तस्वीर को तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि वह अपनी स्थिति प्रकट नहीं करना चाहती। अब दौड़े। बिना किसी चेतावनी के वह आगे बढ़ी और अपनी पूरी शक्ति से दौड़ पड़ी। दस्ते ने उसका पीछा किया, लेकिन हर कोई समय पर नहीं पहुंच सका। वो एक शहर जितना लंबा तीर समूह से केवल कुछ किलोमीटर पीछे जाकर गिरा, जिससे जमीन नष्ट हो गई। वाह! इसकी शॉकवेव्स एक आक्रामक बाघ की क्रूरता के साथ फैल गईं, समूह का पीछा करते हुए, चाहे वे कहीं भी गए हों। नेता, मेरे एस को बताओ। बूम! समूह में सबसे पीछे की महिला रुकी और चिल्लाते हुए अपने मन को अपने पीछे एक ठोस दीवार बनाने के लिए बुलाया, जैसे कि वह समझ गई हो कि क्या होने वाला है, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। शॉकवेव उसकी मन की दीवार से टकराई और उसके टुकड़े टुकड़े कर दी, इससे पहले कि वह उससे टकराए और उसके शरीर को खून की धुंध के बादल में बदल दे। उसका नाम मरीना था। वह अपने प्रियजनों के लिए शांति से रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के साधारण कारण से इस लड़ाई में शामिल हुई। अब उसकी इच्छा केवल उसके साथियों द्वारा ही पूरी की जा सकती थी। दुर्भाग्य से वह उन लोगों को फिर कभी नहीं देख पाएगी। हालांकि उसके बलिदान ने शॉकवेव की ताकत को इतना कम कर दिया कि बाकी लोग इसे अपनी शक्ति से रोक सकें और आगे बढ़ सकें। मरीना ने युद्ध के मैदान पर अपने अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा।
भले ही इससे उसे घृणा और विश्वासघात की भावना से उल्टी होने लगी, रोज के पास अपना स्थान बताने से बचने के लिए मरीना के अवशेषों को दुनिया से मिटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एलेना ने कुत्ते के टैग का सुझाव दिया था। रोज केवल एक ही काम कर सकती थी, वह था मरीना का सामान इकट्ठा करना और उसे उसके परिवार तक पहुंचाना। एक घेराबंदी में 2 और लोगों की मौत हो गई, लेकिन एक बार जब विशाल बैलिस्टा ने समूह को प्रकट करने में असमर्थता दिखाई तो पीछा कम आक्रामक हो गया। अंततः वे भागने में सफल रहे। फिर भी एक अन्य सदस्य को खोने के बाद ही हेनरी नाम का एक व्यक्ति, जिसने सुरेन और डेमियन को अपना आदर्श माना, रोज और समूह के बाकी 6 सदस्य काई भरी दीवार के पीछे एक छिपी हुई गुफा में घुस गए, जिससे उसे चट्टान में घुलने मिलने में मदद मिली और वह पीछे की दीवार पर चढ़ गया। रोज ने उस पर अपना हाथ रखा और अपने मन को एक निश्चित पैटर्न में धकेल दिया। मध्य में तलवार के साथ होरस की आंख, न्याय आदेश का प्रतीक। तलवार में एक कोड अंकित था जो प्रवेश का प्रयास करने वालों की पहचान की पुष्टि करने के लिए यादृच्छिक अंतराल पर बदलता था। एक बार जब प्रतीक खींचा गया तो गुफा की दीवार भ्रामक हो गई और समूह अंदर चला गया। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। दस्ते के 6 सदस्य तुरंत जोर जोर से सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़े। इस बीच रोज ने सुरक्षित घर के चारों ओर नजर डाली। अब तक 6 सप्ताह हो चुके थे, लेकिन इस क्षेत्र से भागने से पहले उन्हें अभी भी कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। मैं केवल आशा कर सकती हूँ, उसने सोचा और अपने दस्ते के सदस्यों की ओर दुख से देखा। अन्य 9 दस्तों को इस स्थान पर जाना चाहिए था। सबसे पहले पहुंचना उनके लिए निराशाजनक था। रोज ने उसके अंधेरे विचारों को दबाने की कोशिश की, लेकिन संभावना पर विचार न करना असंभव था। संभावना यह है कि वे बचे हुए अंतिम लोगों में से कुछ थे। अध्याय 1149 अंधकार 6। हालांकि विशाल डोमेन में गड़बड़ी को भुलाया नहीं गया था, लेकिन कुछ हफ्तों की चुप्पी के बाद यह लोगों के दिमाग से गायब हो गई। रक्षात्मक रेखा निश्चित रूप से भेदी गई थी, लेकिन ब्रह्मांड में नॉक्स का कोई संकेत नहीं होने के कारण वे इस मामले को बाकी सबसे ऊपर प्राथमिकता देना कैसे जारी रख सकते थे। आखिरकार एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कोई भी कर सकता था। विशाल डोमेन को पूरी तरह से उलटने के लिए आवश्यक जनशक्ति और सुरक्षा की भारी मात्रा की लागत थी। वर्तमान स्थिति में खोजी दस्ते स्वर्ग की सेना द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सबसे अधिक क्षमता थी। लूसी का दिमाग समस्याओं से भरा हुआ था। लॉजिस्टिक्स डिवीजन के प्रमुख के रूप में वह यह चुनने वाले प्रमुख व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड खतरों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देता है। व्यक्तिगत रूप से वह लागत की परवाह किए बिना सब कुछ विशाल डोमेन में डालना चाहता था। वह वास्तव में जानता था कि अगर इसे अकेला छोड़ दिया गया तो कुछ भयानक घटित होगा, लेकिन उसके पास पूर्ण कार्यकारी शक्ति नहीं थी। उनके आसपास के लोग अधिक व्यावहारिक थे और आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते थे, जैसे कि सोल वर्ल्ड की सीमा पर नॉक्स बलों का जमावड़ा। पहले नॉक्स ने केवल तोप का चारा भेजा था, जिसका खुलासा बहुत देर से हुआ था। दूसरी ओर इस बार उन्होंने जो सैनिक भेजे वे युद्ध के लिए पूरी तरह सुसज्जित थे। कमांडर हुओ ने सेना का नेतृत्व किया और इस क्षेत्र में धीरे धीरे गठित हुई बड़ी सेना के साथ उनका मुकाबला किया। इन लड़ाइयों के माध्यम से वह इन नॉक्स की पहचान जानने में सक्षम था। वे छोटे पात्र नहीं थे। किरा, एक महिला नॉक्स जिसकी राक्षसी प्रोविडेंस में कुछ जटिल तूफान जैसे ब्लेड शामिल थे, वह कमांडर हुओ के सामने बैठी थी, हालांकि उसकी ताकत दिव्य नहीं थी। वह एक सर्वोच्च महिला थीं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी अपने स्तर से कहीं अधिक शक्ति के साथ युद्ध में भाग लिया था। उनके मार्गदर्शन में नॉक्स ने अपने सार्वभौमिक समकक्ष के समान संरचित एक सेना का गठन किया।
रक्तरंजित जंगल और इसकी परिधि वाले क्षेत्र राष्ट्रों के बीच एक संगठित युद्ध का मंच बन गए। यह आदर्श से बेहद अलग था और रणनीति बनाने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो गई थी। जैसे ही ध्यान सोल वर्ल्ड पर लौटा, जाइंट डोमेन में रहस्यमयी घटनाएं सामने आने लगीं। डेमियन की सरणियों के कारण, जिसने ब्रह्मांड को एक परस्पर जुड़े वेब में बदल दिया, इसका पता जल्दी चल गया। लेकिन इस खोज से ग्रैंड हेवंस बाउंड्री को कोई मदद नहीं मिली। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक दुनिया डोमेन से गायब हो गईं, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। यह गायब होना सबसे पहले उसी स्थिति की तुलना में था जो कई महीने पहले भ्रष्ट विश्वकोर के साथ हुई थी, लेकिन इस धारणा को जल्द ही नकार दिया गया था। भ्रष्ट विश्वकोर अज्ञात कारणों से गायब हो गए, लेकिन वह घटना नॉक्स की देन नहीं थी। आखिरकार हर किसी को पर्याप्त रूप से मजबूत महसूस हुआ था कि अगर समय पर उन कोर को टेलीपोर्ट नहीं किया गया तो ब्रह्मांड पर भयानक आपदा आ सकती थी। इस घटना में नॉक्स की गलती थी। लूसील हद से ज्यादा आश्वस्त था। बहुत समय पहले इसके प्रवेश द्वार को तोड़ने के बाद उन्होंने डोमेन को अकेला छोड़ दिया क्योंकि वे कुछ तैयार कर रहे थे, कुछ इस तरह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुम्बुल टाकीर के बारे में ये बातें जानकर बदल जाएगी आपकी राय। लाइमलाइट मीडिया। फिर भी महीनों की जांच से निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। आखिर वे यह कैसे कर रहे थे? आक्रमण से पहले और बाद के समय में विशाल डोमेन में कोई निशान, कोई मन भेदभाव का संकेत भी नहीं। ऐसी अनिर्णायक रिपोर्टों के साथ अनुसंधान उद्देश्यों से अधिक के लिए घटना पर ध्यान केंद्रित करना उचित ठहराना असंभव था। जांच के लिए भेजी गई टीमों में अधिकतर युद्ध शक्ति के बिना विद्वान शामिल थे, क्योंकि ऐसा माना गया था कि इसमें सेना की भागीदारी आवश्यक नहीं थी। बेशक लूसील इस फैसले से बहुत नाखुश था, लेकिन उसके पास मदद के लिए बुलाने वाला कोई नहीं था। जो लोग इच्छुक होंगे वे वर्तमान प्रयास के लिए कुछ भी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और दूसरा विकल्प। इस बिंदु पर निर्णय आदेश लगभग 1 वर्ष तक पहुंच से बाहर था। उनका जीवन अनिश्चित था, और यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से मानते थे कि वे जीवित हैं, उनके पास मदद के लिए या मदद के लिए उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। उसे कठपुतली जैसा महसूस हुआ। उनके पास अपार अधिकार थे, और उनका अधिकार ज्यादातर मामलों में परिषद के निर्णयों को दरकिनार कर सकता था, लेकिन सैनिकों के आवंटन में गंभीर बदलाव केवल उनके अकेले दम पर नहीं किए जा सकते थे। वे लोग, उनमें से सभी सत्ता के भूखे या लालची नहीं थे। उनमें से कुछ ने भागों की परवाह किए बिना संपूर्ण को प्राथमिकता दी। उनके लिए भले ही विशालकाय डोमेन नष्ट हो गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि बाकी ब्रह्मांड सुरक्षित था। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग थे जो दुष्ट थे और वे जो धर्मी थे, लेकिन बहुमत ने उपरोक्त राय रखी। वे अपना घाटा कम करना और अपना लाभ बढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या वह एक स्थायी रणनीति थी? लूसील ने निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचा था, न ही उसके धर्मी गुट के लोगों ने ऐसा सोचा था। हालांकि यह एक सार्वभौमिक युद्ध था। जो राय जीतती थी वह हमेशा बहुमत की होती थी। और जब बात न्याय की आई, जो लोग इस पर विश्वास करते थे वे इस क्रूर दुनिया में कभी भी बहुसंख्यक नहीं होंगे। लगभग 1 दिन पहले ही बीत चुका है। रोज उसे शांत रखने में लगभग असमर्थ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राधाकृष्ण की रोमांटिक लाइफ से एक सच पढ़कर देखिएगा हैरान। लाइमलाइट मीडिया। इस मुलाकात का समय और स्थान उनकी खोज से पहले उनके ऑपरेशन की शुरुआत में ही तय कर लिया गया था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि बाकी लोग यहां नहीं आएंगे। उसे यकीन था कि वे किसी न किसी बिंदु पर झूठी गुफा की दीवार के माध्यम से प्रवेश करेंगे। लेकिन समय के साथ वह निश्चितता खोती जा रही थी। एलेना और रूलू लगातार आ रहे थे।
डेमियन द्वारा दी गई कलाकृतियों के माध्यम से वह इतना ही बता सकी। हालांकि बाकी लोग अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में थे, उनकी हरकतें उससे और उसके समूह से छिपी हुई थीं। कुछ घंटे बीतने के साथ एलेना और रूयू एक के बाद एक छिपी हुई गुफा में दिखाई दिए। उनकी टीमों में भी सदस्य गायब थे, क्रमशः 7 और 8, और वे सिर से पैर तक चोटों से भरे हुए थे। उन्हें तुरंत पुनर्प्राप्ति क्षेत्र में ले जाएं, गुलाब ने आदेश दिया। उसके लोग बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए और अपने साथियों को रिकवरी बे में मदद की, जहां उपचार क्षमताओं के साथ एक संरचना स्थापित की गई थी। यहां तक कि कटे हुए अंगों को भी इस गठन के साथ फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन अत्यधिक रक्त की हानि अभी भी किसी को इतनी आसानी से मार सकती है जैसे कि यह अस्तित्व में ही न हो। इसलिए घायलों को जितनी जल्दी हो सके रिकवरी बे में ले जाना जरूरी था ताकि वे स्वास्थ्य में वापस लाए जाने से पहले मर न जाएं। रोज ने व्यक्तिगत रूप से एलेना और रूयू की मदद की, लेकिन दोनों ने रिकवरी बे में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह उन्हें छिपे हुए सुरक्षित घर के पीछे एक निजी कमरे में ले गई, एक कमरा जिसे शयन कक्ष की तरह सजाया गया था। तीनों एक साथ बिस्तर पर बैठे थे और रोज ने उनकी कहानियां सुनते हुए दोनों को स्वस्थ होने के लिए उपचारात्मक दवाएं खाने में मदद की। बिल्कुल उसकी तरह उन्हें भागते समय कई हफ्तों तक एक अनथीन लड़ाई में मजबूर होना पड़ा। वे बिना किसी परेशानी के बहुत दूर तक पहुंच गए, लेकिन अंतिम चरण में उन्होंने लोगों को खो दिया। बेशक वे एक पल के लिए स्थिति को छोड़ना और आराम करना चाहते थे, लेकिन अभी यह संभव नहीं था। एक बार यह एक संयोग था और 2 बार भी इसे खारिज किया जा सकता था, लेकिन जब उन तीनों ने एक ही तरह की घटनाओं का अनुभव किया, वे हमें परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी लोगों के आने तक उन्हें हमारी लोकेशन मिल जाएगी। व्यक्तिगत रूप से वे अपने निशान छिपा सकते थे, लेकिन यदि उनके प्रत्येक भागने से जानकारी का एक टुकड़ा मिला तो इसे एक तस्वीर में एक साथ रखा जा सकता था जो सीधे उन पर इशारा करता था। यह एक पहेली थी। क्या अधिक महत्वपूर्ण था, उनके साथी या उनकी सुरक्षा? तार्किक रूप से कहें तो इसका उत्तर सुरक्षा था, लेकिन यदि ये प्रतिभाएं तार्किक विचारक होतीं तो वे कभी भी अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पातीं। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, हमने यही शपथ ली है। न्याय आदेश उस प्रकार की जगह थी, एक ऐसा स्थान जो विश्वासघात से घृणा करता था, और इसका निर्माण उन स्वार्थी प्राणियों के घृणित कार्यों के कारण हुआ था जिन्होंने खुद को इस ब्रह्मांड का निवासी कहने का साहस किया था। ऐसी जगह के सदस्य अपने सहयोगियों को धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। अध्याय 1150 अंधकार 7 दिन 364 हत्या की संख्या 85,000,000,000,000। सुरा अनुकूलन करने वाला दानव। किज़मा ड्रैगन निवासी। इश्माइल वेवराइडर। लगभग 1 साल हो गया था। उस वर्ष मारे गए लेजर नॉक्स की संख्या इतनी अनुचित हो गई कि डेमियन ने इसकी परवाह करना बंद कर दिया और केवल अनुमान लगाया। ऐसा होने के कुछ ही समय बाद उनकी चुनौती के शब्द रसातल में फैल गए और कई हायर नॉक्स ने भी उन्हें चुनौती देना शुरू कर दिया। वे थे जो सबसे अलग थे। इस समय मारे गए हायर नॉक्स की गिनती लगभग 10,000 थी, जो ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी थी। खासकर तब जब उनमें से केवल 3 ही वास्तव में उभरकर सामने आए। ये तीनों डेमियन के लिए अपरिचित थे, लेकिन ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के लिए यह समान नहीं था। ये कुछ नॉक्स प्रतिभाओं का एक हिस्सा थे जिन्होंने बाहरी लोगों के रूप में डायमेंशनल लीडरबोर्ड पर स्थान हासिल करके अपना नाम प्रसिद्ध किया। लेकिन डायमेंशनल लीडरबोर्ड पर एक स्थान जैसी किसी चीज को अभी भी एक योग्य स्थिति माना जाना बहुत देर हो चुकी थी।
अंतर केवल कुछ चालों, कुछ सेकंड का था। यदि डेमियन को चुनौती देने वाले अधिकांश हायर नॉक्स 5 चालों के अंदर मर गए, तो ये तीनों 20 चालों तक टिकने में सक्षम थे। यही कारण था कि डेमियन को अभी भी उनके नाम और उपाधियां याद थीं। इसके अलावा बाकी सब कुछ धुंधला हो गया। यह कल्पना करना कठिन था कि 1 वर्ष बीत गया। दिन 364 पहले दिन से कुछ अलग नहीं लगा। फर्क सिर्फ डेमियन की मानसिकता का था। इस जगह की आदत पड़ने के बाद उसके मन से अकेलेपन या संदेह के विचार मिट गए। वह नॉक्स को मारने के विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई एक सच्ची मशीन बन गया। इस प्रक्रिया में उनकी रैंक में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 1 वर्ष में डेमियन 5वीं क्रांति तक पहुंचने में कामयाब रहा। तर्क सरल था। अकेले और सफलतापूर्वक नो रिटर्न पास की सुरक्षा करके वह न केवल स्वयं कुछ अनुचित कर रहे थे, बल्कि उनके लोग भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। जजमेंट ऑर्डर का निर्माण बड़े पैमाने पर उनके प्रभाव के कारण हुआ, इसलिए जब भी उनका नाम फैला, उनका भी ऐसा ही हुआ। यह एक प्रकार की निष्क्रिय लीजेंड बिल्डिंग थी, लेकिन इसका उनके स्वयं के कार्यों जितना प्रभाव नहीं था। यह सिर्फ शीर्ष पर चेरी थी। लेकिन ये देखना मजेदार था। उन्हें इसकी एक झलक देखने को मिली कि वे क्या कर रहे थे, और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, जिससे उन्हें बिना किसी चिंता के कार्य करने की अनुमति मिली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सामाजिक अभिशापता से लड़कर ये भारतीय किन्नर जोड़ा बना माता पिता। लाइमलाइट मीडिया। हालांकि वह अभी तक उनसे नहीं मिले थे। उसने स्वयं कभी अभयारण्य में प्रवेश नहीं किया, और लड़कियों ने भी ऐसा नहीं किया। हालांकि तियान यांग और कुछ अन्य लोगों ने इसे धार्मिक रूप से छिपने की जगह और बहुत कुछ के रूप में इस्तेमाल किया। थीवेल की सेना, स्वघोषित शून्य सेना जिसका नाम डेमियन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, को बिना किसी संदेह के जितना संभव हो सके उपयोग में लाया जा रहा था। तियान यांग, तांग लिंगजी और बाकी लोग बीस्ट डोमेन की सीमा से लगे इंसानिटी पर्वत श्रृंखला की रखवाली कर रहे थे। उनके नेतृत्व और उनके पास मौजूद विशाल व्यक्तिगत बल के तहत वे इस क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित करने में सक्षम थे। थेवेल की सेना स्वाभाविक रूप से बहुत ही व्यक्तिगत बल थी, और जब भी वे आगे बढ़ते थे तो वे अपनी निष्ठा फैलाने में संकोच नहीं करते थे। डेमियन शून्य। नरक में कैद होने के बावजूद उनके प्रभाव ने ब्रह्मांड को छोड़ने से इनकार कर दिया। डेमियन थोड़ा चिंतित था कि इम्मोर्टल ब्लड असुर क्या करेगा, लेकिन उसने उन चिंताओं को दूर कर दिया। गद्दार डेमिगॉड अपने लोगों को निशाना बनाने के लिए गद्दार कुतिया बनने में बहुत व्यस्त था। अब जबकि युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका था, उसे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना था। यदि उसके कार्यों के कारण दूसरे पक्ष के साथ उसके संपर्क की कल्पना भी की गई, तो उसका काम खत्म हो जाएगा। यही एक कारण था कि निर्णय आदेश बिना किसी बाधा के कार्य करने में सक्षम था, और अभयारण्यवासियों के लिए भी यही बात समान थी। हम डेमियन ने अपनी उंगली को झटका दिया और अपने सिर को उत्सुकता से झुकाते हुए शून्य मन की एक लहर के साथ लाखों लेजर नॉक्स को अस्तित्व से मिटा दिया। अभयारण्य अचानक 4000 नए विश्व कोर का घर बन गया था, जो धीरे धीरे अपनी सतहों का पुनर्निर्माण कर रहे थे। क्या हुआ तुम लोगों को? उन्होंने विश्व कोर फ्यूजन रिएक्टर पर अपने शब्दों को निर्देशित करते हुए अंदर से पूछा। जवाब देने वाली आवाज रेवा की थी। मास्टर, ये बच्चे डरे हुए हैं। आपको समझाया जाएगा। ओह, जब से हम मिले हैं आप काफी अलग हो गए हैं, है ना? यह केवल प्राकृतिक है। मैं हर दिन विश्व शक्ति और सार्वभौमिक कानून में स्नान करता हूं। मैं धीरे धीरे अपनी मां की पहचान पुनः प्राप्त कर रही हूं। मैं समझ गया। वैसे भी आप जो कह रहे थे उसे जारी रखें। हाँ मास्टर, मैं आवश्यक यादें सीधे प्रसारित करूंगा।
डेमियन द्वारा बांधे जाने के बाद से रेवा शांत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ब्रह्मांड के टुकड़े के रूप में अपनी पहचान से फिर से जुड़ रही थी। आखिरकार जब वे पहली बार मिले तो वह इतनी टूट गई थी कि वह मुश्किल से अपने इरादे व्यक्त कर सकी, केवल अस्तित्व में भटकती रही। अब वह विश्वकोर के समान लक्षण दिखाना शुरू कर रही थी। एक तरह से उसे समग्र रूप से विश्वकोर का बड़ा भाई माना जा सकता है। वह अपने दम पर विश्वकोर फ्यूजन रिएक्टर की मुख्य चेतना बन गईं और डेमियन के लिए उनकी प्रक्रियाओं का प्रबंधन किया। अधिकांश समय उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। कुछ समय तक वह उसके हस्तक्षेप से अनजान था, लेकिन चूंकि वह केवल उसके लिए अच्छे काम कर रही थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और उसे खुद को समझाने के लिए मजबूर नहीं किया। उसकी हरकतें निश्चित रूप से सही थीं, क्योंकि हाल ही में रेवा उस बिंदु पर पहुंची थी जहां वह खुद को अभिव्यक्त कर सकती थी। फिर भी विचाराधीन यादें डेमियन के दिमाग में तरंगों के रूप में प्रवेश कर गईं, जिससे उन्हें संसाधित करने की अनुमति मिल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जयपुर पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं? स्पाइक फिटनेस। अधिकांश भाग में उन सभी ने समान दृश्य दिखाए। बिना किसी पूर्व चेतावनी के दुनिया का हर प्राणी मर गया, एक ही समय में, उसी तरह, बिना किसी बातचीत के। वे सभी निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। अगले दृश्य में अंधेरा छा गया। घटनास्थल के नीचे कुछ दूरी पर एक विशाल वातावरण अस्पष्ट रूप से मौजूद था, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। यहाँ 10,000 संसार थे, सभी जीवन से रहित थे। उनके बीच में एक प्राणी प्रकट हुआ। वह अंधेरे में लिपटा हुआ था। उसकी केवल 2 डरावनी, भावहीन आंखें घूंघट से झांक रही थीं। उसने एक बार उसके हाथ पर हमला किया और गड़गड़ाहट, संसार का पुनर्निर्माण हुआ। उनके भौतिक अस्तित्व के हर स्तर को तब तक नष्ट कर दिया गया जब तक कि उनकी सतह शून्य में सिर्फ मलबे में तब्दील नहीं हो गई, जिसे जल्द ही उसी इकाई द्वारा भस्म कर दिया गया। 10,000 दुष्ट विश्वकोर जीवित रहने की स्थिति में थे। वे अपने अस्तित्व की गारंटी के लिए किसी भी अवसर की तलाश में थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। एक-एक करके उन्हें देवता की महान शक्ति द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया और एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया। इन 4,000 को छोड़कर, जिन लोगों ने खुद को जल्दी ही डेमियन की छत्रछाया में शरण लेने का विकल्प चुना, वे ही इस स्थिति से बचने में सक्षम थे। उन्होंने अपने तंत्र के माध्यम से अभयारण्य को स्वचालित रूप से टेलीपोर्ट किया, और यही इसका अंत था। डेमियन यह देखने में सक्षम नहीं था कि उस बहुमत का क्या हुआ जो बच नहीं सका। डेमियन ने लापरवाही से कहा, वह अवश्य ही आत्मा सम्राट होगा। उसने संत और अमानवीय सम्राटों को अपनी आंखों से देखा था, जबकि उसने कार्मिक सम्राट की उपस्थिति को उन यादों के माध्यम से सीखा था जो उसने हजारों हायर नॉक्स से ली थीं जो उसकी तलाश में आए थे। इससे केवल एक ही विकल्प बचा, सबसे मायावी नॉक्स सम्राट जिसने कभी अपना रूप नहीं दिखाया, आत्मा सम्राट। यह शर्म की बात है कि उन्होंने दिग्गजों को निशाना बनाया। डेमियन को जायंट्स बहुत पसंद हैं। वे निःसंदेह ईमानदार और धर्मात्मा थे। यह एक नस्लीय विशेषता थी जो किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकती थी। दूसरे अर्थ में वे ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित जाति थे। उनके मात्र अस्तित्व ने निवासियों को उनकी सुरक्षा के बारे में निश्चितता की भावना दी, जो स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसकी अनुमति नॉक्स दे सकता था। इसलिए उन्होंने संपूर्ण उन्मूलन की योजना के साथ सबसे पहले दिग्गजों को निशाना बनाया। अगर मैं दुश्मन होता तो मैंने भी यही विकल्प चुना होता। एकमात्र आश्चर्य यह है कि ऐसा होने से पहले स्वर्ग की सेना द्वारा इसकी खोज नहीं की गई थी। अब एक सरल प्रश्न था जिसका उत्तर देना आवश्यक था।
आत्मा सम्राट उन नवभ्रष्ट विश्वकोर के साथ क्या करने की योजना बना रहा था।